स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, फुल एनर्जी के साथ में अपनी स्टडीज को आप आगे बढ़ा रहे होंगे नीट 21 के लिए और आपके डॉक्टर बनने के सपने में उस राह को आसान बनाने के लिए आज जितेंद्र चंद्रमणि आपका जैसी सर फिर से आपके साथ जुड़ने जा रहा है एक न्यू चैप्टर के साथ में, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट। इससे पहले हमने हेलोएल्केन्स, हेलोरीन्स और हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स का रिवीजन किया क्वेश्चंस के थ्रू। तो इस महा रिवीजन कोर्स में हम अब थर्ड चैप्टर के साथ में अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में फिर से मैंने उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो आपके एनसीईआरटी के ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट्स को कवर करता है और जिन क्वेश्चंस की नीट 21 में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। अब आपको देखो 4 ऑप्शंस में 4 रिएक्शंस गिवन है और सभी में आप ध्यान देना ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन आपको गिवन है। देखो ऑप्शन ए की बात करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड इज टू बी रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। आप ध्यान दें बेटा, अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन के साथ में लेते हैं तो ध्यान देना द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, मैं इसे आरएनजीएक्स ले लेता हूं जनरल फॉर्मेट में। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए आपने पढ़ा होगा बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं और आरएनजीएक्स के साथ में जो रिएक्शन का टाइप हुआ दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, देखो आरएनजीएक्स में अगर बात की जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं आरएनजीएक्स में जो इसका रिएक्टिव पार्ट होता है दैट इज आर पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्योंकि देखो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कहते हैं रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्या रीजन है बेटा? क्योंकि देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। अब मेटल की अगर बात की जाए तो मेटल हैज टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड और अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे केस में बात करते हैं कि इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्योंकि इसमें कार्बन का नेचर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो इस मेटल से सेपरेट होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो आरएनजीएक्स में अगर बात की जाए तो उसका रिएक्टिव पार्ट आर पार्ट है और ये किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, आर नेगेटिव के फॉर्म में। आरएनजीएक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर नेगेटिव एंड एमजीएक्स पॉजिटिव। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं बेटा, इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर नेगेटिव विल रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल and it will attack on which side? In carbonyl compound you can see carbon is del positive and oxygen is del negative, that is due to EN difference. So R negative as a nucleophile will attack on carbon and with this bond formation there will be breakage of carbon oxygen pi bond। क्योंकि R जैसे ही कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, कार्बन ऑक्सीजन में EN डिफरेंस क्रिएट होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा दैट विल बी दिस anion। नाउ इन द सेकंड स्टेप MgX पॉजिटिव विल गेट कंबाइंड विद O नेगेटिव टू फॉर्म दिस एडक्ट। ध्यान देना, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद RNGX। इसे हम लिखते हैं एडक्ट, दिस इज एडक्ट दैट इज एडिशन प्रोडक्ट। अब आप ध्यान देना, देखो RNGX की रिएक्शन जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमें ये एडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। आगे फिर आप ध्यान देना, इसमें रिएक्शन गिवन है आपको फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जनरल पॉइंट में आपको बताता हूं, आरएनजीएक्स की रिएक्शन में अगर आपको कॉम्बिनेशन में सेकंड रिएक्शन वाटर के साथ में गिवन है, ध्यान देना आरएनजीएक्स की रिएक्शन में अगर आपको कॉम्बिनेशन में सेकंड रिएक्शन वाटर के साथ में गिवन है, एक ही पर्पस है, जो एडक्ट आपको मिला उस एडक्ट में से एमजीएक्स पार्ट को रिमूव करना। ये जनरल पॉइंट आप माइंड में रखें, एकदम आपको हेल्प मिलेगी बेटा। आरएनजीएक्स के साथ में अगर कॉम्बिनेशन में सेकंड रिएक्शन में वाटर आपको दिया हुआ है या कहा जाए H+ का सोर्स अगर आपको दिया है, एक ही पर्पस है, जो आरएनजीएक्स की रिएक्शन में एडक्ट बना, जो एडिशन प्रोडक्ट आपको मिला उसमें से एमजीएक्स पार्ट को रिमूव करना। क्या होगा बेटा, देखो जब आप इस एडक्ट की रिएक्शन वाटर के साथ में लेंगे बिकॉज इट इज फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, तो फिर तो बात कर सकते हैं दिस एडक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ O नेगेटिव एंड एमजीएक्स पॉजिटिव। तो O नेगेटिव वाटर के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में एसिड बेस करेगा और एसिड बेस के साथ में बेटा आप ध्यान देना यहां पर आपको कंपाउंड मिल जाएगा अल्कोहल और जो वाटर का OH नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल गेट कंबाइंड विद MgX पॉजिटिव टू फॉर्म MgXOH। सो दिस इज हाउ carbonyl compound when reacted with RNGX followed by reaction with water
गिव्स अल्कोहल। और ये पॉइंट भी आप माइंड में रखिए बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं। अल्कोहल्स की अगर बात की जाए तो वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्या मैं बात कर सकता हूं बेटा? टू गेट प्राइमरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट, टू गेट प्राइमरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट, इनिशियल कंपाउंड दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड शुड बी फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि आप सोचिए बेटा, यहां पर अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तभी तो फाइनल प्रोडक्ट में भी यहां पर H प्रेजेंट होगा, और अगर H प्रेजेंट होगा तो इट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप लेते हैं तो दैट विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल इन द प्रोसेस। अगर आप अदर एल्डिहाइड की बात करें, द एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो उस केस में बात कर सकते हैं बेटा, द एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब एक R यूनिट और एक H यूनिट प्रेजेंट होगी। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं प्रोडक्ट में भी आप देखो एक यूनिट R और एक H प्रेजेंट होगी, मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं नाउ द प्रोडक्ट विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। और आप सोचिए बेटा, अगर आप इनिशियल कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन लेते हैं, कीटोन अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब अब हम बात कर सकते हैं दोनों ही यूनिट्स यहां पर कौन सी होंगी? R ग्रुप। कीटोन के केस में कह सकते हैं कि दोनों ही यूनिट्स होंगी कार्बन पर, वो R ग्रुप्स होंगे। और अगर R ग्रुप्स होंगे तो जब आप सोचिए नाउ द अल्कोहल फॉर्म्ड इन द रिएक्शन विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। So formaldehyde on reaction with Grignard's reagent followed by reaction with water will give 1 degree alcohol. Other aldehydes will give 2 degree alcohol and ketone will give 3 degree alcohol. क्या मेरी बात क्लियर होगी बेटा? तो अब आप देखो ऑप्शन फर्स्ट में अगर बात की जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड अगर बना, फॉर्मेल्डिहाइड अगर आपने यूज किया है तब तो यहां पर जो अल्कोहल आपको मिलेगा दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। आप ध्यान देना बेटा, इस केस में क्या होगा? देखो ये R पार्ट नेगेटिव इस डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर ऐड होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा और O नेगेटिव पर एसोसिएट होगा MgBr+। लेकिन वाटर के साथ में रिएक्शन के बाद में क्या होगा? MgBr+ विल बी रिप्लेस्ड बाय H ऑफ वाटर। मतलब इस केस में अगर प्रोडक्ट की बात की जाए बेटा, तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये कंपाउंड CH2OH एंड दैट इज प्रोपेन 1-ऑल। हमें क्या बनाना है बेटा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। हमें ध्यान देना बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। क्या मैं बात कर सकता हूं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज 2 डिग्री अल्कोहल, यू कैन कॉल इट प्रोपेन 2-ऑल। ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है ना बेटा, प्रोपेन 2-ऑल है। यहां पर हमें क्या मिला है? प्रोपेन 1-ऑल मिला है। तो फर्स्ट रिएक्शन का यूज नहीं कर सकते बेटा। अगर बात की जाए इसमें सेकंड रिएक्शन की, दैट इज साइक्लिक ईथर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो साइक्लिक ईथर की अगर बात करें बेटा, साइक्लिक ईथर की अगर बात की जाए, सपोज दिस इज साइक्लिक ईथर and this compound is to be treated with Grignard's reagent followed by reaction with water. पहले तो आपको रिएक्शन का टाइप बताता हूं बेटा। In this case the mechanism involved in the reaction is mainly SN2। और अगर SN2 रिएक्शन है बेटा तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर प्रेफर होगा बेटा। ये बहुत कॉमन एरर करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस बात को ले रहा हूं यहां पर। आप ध्यान देना, R नेगेटिव अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल CH कार्बन पर अटैक करता है तो ऑक्सीजन यहां से लीव कर जाएगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है बेटा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और भी है बेटा, एक ऑप्शन यहां पर और भी बनता है। वो सेकंड ऑप्शन क्या बनता है बेटा? दिस R नेगेटिव, this R negative can also attack on CH2 carbon to show nucleophilic substitution reaction। तो दो साइट्स अवेलेबल है बेटा, यहां पर दो साइट्स अवेलेबल है R नेगेटिव के एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, साइट 1 एंड साइट 2। अब ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए बेटा कि यहां पर कौन सी साइट पर अटैक प्रेफर्ड होगा। अगर हम बात करें कि रिएक्शन SN2 है तो SN2 में हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफरेबली अटैक ऑन दैट साइट वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस। और क्या मैं कह सकता हूं? स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस ऑन दिस सेकंड साइट। अगर आप देखेंगे बेटा तो सेकंड साइट पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो अटैक यहां प्रेफर होगा, यहां पर नहीं होगा। तो फिर तो इस अटैक के अकॉर्डिंग बेटा यहां पर हम बात कर सकते हैं जब ऑक्सीजन लीव करेगा O नेगेटिव के फॉर्म में तो यहां पर तो एसोसिएट हो जाएगा MgX पॉजिटिव और CH2 के साथ में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ R'। और अब हम बात करें बेटा फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, तो फिर से वही पर्पस है बेटा। अगर RMgX की रिएक्शन में कॉम्बिनेशन में सेकंड रिएक्शन में वाटर आपको दिया है तो MgX पार्ट को रिमूव करना, यहां पर आपको अल्कोहल मिल जाएगा बेटा। अब आप देखो जो ऑप्शन में आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में साइक्लिक ईथर दिया है बेटा, वो ये साइक्लिक ईथर दिया है रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, ये आपको दिया बेटा। और इस केस में तो अब आप कह सकते हैं अटैक कहीं भी लिया जा सकता है, दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो फिर तो अटैक आप कहीं भी ले बेटा। और इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा ये कंपाउंड। फाइनली ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज अगेन प्रोपेन 1-ऑल। हमें क्या बनाना है?
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये तो एन प्रोपाइल अल्कोहल है, तो इससे भी हमें प्रोपेन 2 ऑल नहीं मिल पा रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिल पा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ये हम यूज नहीं कर पाएंगे बेटा, फर्स्ट ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, इट इज गिविंग एन प्रोपाइल अल्कोहल। इस केस में भी जो प्रोडक्ट आपको मिला बेटा वो एन प्रोपाइल अल्कोहल मिला, तो इसका यूज भी हम नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन की अगर बात की जाए, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर आपको दिया है रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। देखो ऑक्सीजन के साथ में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट का यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। और आप सोचिए ऑक्सीजन अगर यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ बेटा तो इस केस में कंपाउंड बनेगा प्रोपॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो वाटर के साथ रिएक्शन में आप देखो यहां पर भी बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, यहां भी प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हुआ है बेटा, तो इसका यूज भी हम नहीं कर पाएंगे। और डी में आप ध्यान देना बेटा, डी में आपको दिया है RCHO, the aldehyde except formaldehyde reaction with Grignard's reagent followed by reaction with water। क्या मैं कह सकता हूं इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और यहां पर हम बात कर सकते हैं बेटा जो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा वो आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बस आप देखो यहां पर आपको करना क्या है बेटा, यहां पर आपको करना क्या है, इस केस में जरा ध्यान देना, इस केस में आप देखो जो कार्बन की यूनिट्स हैं, जो कार्बन की यूनिट्स हैं उन कार्बन की यूनिट्स पे मैं एक तो H प्लेस कर रहा हूं और एक मिथाइल ग्रुप प्लेस कर रहा हूं बेटा, और ये आपको फाइनली H और मिथाइल ग्रुप मिलेगा। तो जरा देखो, और ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट का जो R पार्ट है वो भी मिथाइल है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो दिस इज हाउ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फोर्थ रिएक्शन बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि A, B और C में आप देख सकते हैं तीनों ही केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिला, प्रोपेन 1 ऑल मिला, एन प्रोपाइल अल्कोहल मिला। क्लियर बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो आपको क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन आपको लेना है NaOH के साथ में टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, कंपाउंड X। अब एक बात ध्यान देना बेटा, कंपाउंड X की अगर बात की जाए तो यहां पर X का जो फॉर्मेशन होगा वो SNR मैकेनिज्म से होगा, मतलब OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। ध्यान देना, इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं होगा कि OH माइनस ने अटैक किया और डायरेक्ट क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, नो, इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एसएनआर मैकेनिज्म जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, इंटरमीडिएट अनायन बनेगा, फिर सेकंड स्टेप में क्लोरीन लीव करेगा। और इस तरह से आप ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें कि OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो कंपाउंड बनेगा यहां पर फिनॉल। अब आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है मेरा, आप ध्यान देना। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें X बना देते हैं फिनॉल, यूजुअली स्टूडेंट यहां पर X क्या बना देते हैं, फिनॉल बना देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि OH ने अटैक किया, क्लोरीन को रिप्लेस किया तो बन गया फिनॉल। और आप सेकंड रिएक्शन के बारे में सोचते रहते हैं कि सेकंड रिएक्शन में हमें यहां पर H+ दिया है, तो अब फिनॉल के H+ के साथ रिएक्शन क्या होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट फिर वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में परेशान हो जाते हैं कि फिनॉल के H+ के साथ में तो सारे रिएक्शन बताया ही नहीं, अब ये रिएक्शन कौन सी होगी पता नहीं, क्या है कौन सी रिएक्शन सर ने पता नहीं करवाई नहीं, ये पेपर तो बहुत ही टफ लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। और कुछ स्टूडेंट इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोले कोई बात नहीं सर ने नहीं करवाई तो क्या हुआ, ये रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, अरे इसमें क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन H+ के साथ में, अरे वाटर निकाल दो यहां तो बेंजीन बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। आप ध्यान देना बेटा, सब गड़बड़ हो चुका है, इसमें सब गड़बड़ हो चुका है। आप ध्यान देना, कंपाउंड X अगर आप फिनॉल सोच रहे हैं तो नहीं बनेगा फिनॉल, क्योंकि ये बात ठीक है बेटा, आप ध्यान देना, ये बात सही है इसमें कि जब OH नेगेटिव का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग फिनॉल तो बनेगा। बट आप सोचिए बेटा, अगर एल्कलाइन मीडियम है, अगर NaOH प्रेजेंट है, तो फिर तो यहां पर हम बात करेंगे कि एल्कलाइन मीडियम में जो फिनॉल होगा वो एसिड बेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में, मतलब यहां पर बनेगा फिनॉक्साइड आयन एंड दैट विल बी फॉर्म्ड एज द कंपाउंड X। तो ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस केस में फिनॉल की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ में लेंगे, एल्कलाइन मीडियम लेंगे, तो फिनॉल इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट इन एल्कलाइन मीडियम थ्रू एसिड बेस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन। तो ध्यान देना, कंपाउंड X आप फिनॉल बनाने की गलती नहीं करेंगे बेटा, ये आपको मिलता है यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड मिलता है। ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल फिनॉल रहता ही नहीं है, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको इसका एसिडिफिकेशन करना है बेटा, और जब आप इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहां पर आपको कंपाउंड Y जो मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअली फिनॉल।
So alkaline hydrolysis of chlorobenzene in temperature and pressure condition will give sodium phenoxide. That on acidification will give phenol. तो अब आपके सामने compounds X and Y आ चुके हैं. आपको बताना है which statement is true for the given compounds, for the compounds formed in the process. X is more reactive for electrophilic substitution reaction as compared to Y. सही स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि X में देखो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, इसका प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा. जबकि Y में आप देखेंगे तो न्यूट्रल ऑक्सीजन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू शो प्लस एम इफेक्ट. किसका प्लस एम ज्यादा होगा? नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का, न्यूट्रल का. तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन. मतलब आप कह सकते हैं प्लस एम इफेक्ट इन X इज मोर एज कंपेयर टू Y. और जितना प्लस एम स्ट्रांग होगा, पढ़ा है एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो रिंग को उतना ज्यादा एक्टिवेट करेगा ESR के लिए. तो X इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू Y. इट इज ट्रू स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है. X is more resonance stabilized than Y. स्टेटमेंट पर ध्यान देना. X is more resonance stabilized, मतलब रेजोनेंस के थ्रू अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो कहां पर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुआ है? आपको मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया है. ध्यान देना, मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया है. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल में से कौन ज्यादा स्टेबल है. वो कह रहा है कि X is more resonance stabilized than Y. क्या X रेजोनेंस के थ्रू Y में होने वाले रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबिलिटी गेन हुई है, क्या उससे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन X में होगी? यस, क्योंकि देखो X में जब रेजोनेंस होगा तो फिनॉक्साइड आयन में जो रेजोनेंस है बेटा, क्या मैं कह सकता हूं उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर इज नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन. जबकि Y में आप देखो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनर इज न्यूट्रल ऑक्सीजन. क्या आप सोचिए, जब फिनॉल में रेजोनेंस होगा बेटा तो फिनॉल का जो हाइब्रिड आपको मिलेगा, क्या मैं कह सकता हूं फिनॉल के हाइब्रिड में आपको चार्ज सेपरेशन दिख जाएगा बेटा. उस केस में हम कह सकते हैं चार्ज सेपरेशन आपको दिख जाएगा. ऑक्सीजन विल बी पॉजिटिव एंड कार्बन एटम्स, ऑर्थ एंड पैरा कार्बन एटम्स विल बी नेगेटिव. आप सोचिए ये फिनॉल का हाइब्रिड है जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है. चार्ज सेपरेशन वाला केस आपको मिला. आप सोचिए ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये रेजोनेंस हम बात करेंगे कि दिस रेजोनेंस विल बी लेस कंसीडरेबल रेजोनेंस एज कंपेयर टू रेजोनेंस इन X. क्योंकि X में तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा नहीं रेजोनेंस में. तो हम कह सकते हैं X में रेजोनेंस इज बेटर एज कंपेयर टू रेजोनेंस इन Y. और अगर X में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है, मतलब X में आप कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी विल बी हायर एज कंपेयर टू रेजोनेंस एनर्जी इन Y. और X में अगर रेजोनेंस एनर्जी हायर होगी तो X का रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबलाइजेशन होगा that will be up to greater extent as compared to stabilization of the compound Y in resonance. तो X is more resonance stabilized. स्टेटमेंट पर ध्यान देना, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा. more resonance stabilized, कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा इंक्रीज हो रही है? यस, इट इज इन X एज कंपेयर्ड टू Y. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा. ये स्टेटमेंट मैंने इस पॉइंट को आपकी एनसीईआरटी से लिया है बेटा. X is stronger nucleophile than Y. ये भी सही है. X में जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. Y में अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट फिनॉल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. तो यस, X इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन Y. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा. इसका मतलब ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इसमें आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा था तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप ध्यान देना बेटा. आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको दिया है. रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन टेंपरेचर कंडीशन. आप ध्यान देना, X एंड Y फॉर्मेशन, ये आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है बेटा. एनसीईआरटी में आपको एक रिएक्शन गिवन है, अगर आपने पढ़ी है बेटा तो एनसीईआरटी में आइसोप्रोपाइल बेंजीन दैट इज कॉल्ड क्यूमीन. देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन की अगर बात की जाए तो इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन. नेम आप याद रखिएगा, एक बार क्यूमीन के नेम से भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है. तो बेटा जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ऑक्सीजन यहां पर इंट्रोड्यूस होता है बेटा एज अ बायोरेडिकल. ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो जाएगा एज अ बायोरेडिकल. ये एज अ बायोरेडिकल रिएक्ट करेगा. एज अ बायोरेडिकल रिएक्ट करेगा मतलब फ्री रेडिकल. तो फिर तो यहां पर होमोलाइसिस प्रोसेस होगा. क्या मैं कह सकता हूं क्यूमीन में होमोलाइसिस के लिए जो बेस्ट साइड होगी वो ये CH बॉन्ड होगा बेटा. क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा बेटा और 2 मिथाइल ग्रुप से उसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलेगा. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज अ बायोरेडिकल यहां पर रिएक्ट करेगा. इसलिए मैंने मॉलिक्यूल में होमोलाइसिस कंसीडर किया है. और होमोलाइसिस के लिए जो बेस्ट साइड है क्यूमीन में वो CH बॉन्ड है. अब आप सोचिए, वन ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड अदर ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन. तो बेटा यहां पर जब ऑक्सीजन की रिएक्शन क्यूमीन के साथ में होती है बेटा तो आप ध्यान देना, एक ऑक्सीजन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के साथ किया,
दूसरा ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन के साथ किया और दोनों ऑक्सीजन भी तो आपस में कनेक्टेड है ना, तो ये कंपाउंड बन जाएगा दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ध्यान देना बेटा, जब आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस केस में कंपाउंड फॉर्मेशन होता है फिनॉल एंड एसीटोन। अब बेटा इस रिएक्शन को भी मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें एक्चुअली रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होता है। अब मैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें डायरेक्ट बात कर रहा हूं बेटा। यहां पर ये बॉन्ड्स का क्लीवेज होगा और यहां पर जो कंपाउंड आपको मिलता है बेटा, वो कंपाउंड आपको मिलता है इस केस में, ठीक है। मैंने इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं ले रहा हूं बेटा, मैं यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक तो आपको कंपाउंड मिलता है बेटा फिनॉल और सेकेंड कंपाउंड आपको मिलता है यहां पर एसीटोन। सो फिनॉल एंड एसीटोन आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट X एंड Y। आप ध्यान देना, यहां पर हमारे पास एक कंपाउंड तो बना है फिनॉल और एक कंपाउंड आपको मिला है बेटा यहां पर एसीटोन। ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, वन ऑफ द कंपाउंड इज X एंड अदर इज Y। अब आप देखो X एंड Y कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय एक्सेप्ट, स्टेटमेंट पर ध्यान देना बेटा, डिफरेंशिएटेड बाय एक्सेप्ट NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या मैं कह सकता हूं सोडियम हाइपोआयोडाइड इट्स सिंपली NaOH प्लस I2 या तो आयोडोफॉर्म का रिएजेंट। यही तो होता है रिएक्शन ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड विद आयोडीन इन अल्कलाइन मीडियम। आयोडोफॉर्म टेस्ट आप याद करो बेटा। और फिनॉल और एसीटोन में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं फिनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि एसीटोन में CH3CO यूनिट प्रेजेंट है। और याद करो CH3CO यूनिट के साथ में अगर H R या फिनाइल ग्रुप में से कोई भी हो तो हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होती है। ये हमने इससे पहले वाले हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स वाले रिवीजन में हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन को डिटेल में लिया था, आई मीन उसके क्वेश्चंस हमने लिए थे बेटा। तो ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं बेटा, फिनॉल के केस में आप कह सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव। फिनॉल के केस में आप कह सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव रहेगा बेटा, बट एसीटोन के केस में हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। यहां पर बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। तो यस इट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट फिनॉल एंड एसीटोन, ये भी यूज कर सकते हैं। सेकंड उसने दिया है न्यूट्रल FeCl3। आप ध्यान देना बेटा, न्यूट्रल FeCl3 का यूज आप इन कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं कर पाएंगे। रीजन बताता हूं बेटा, एक्चुअली न्यूट्रल FeCl3 की अगर बात की जाए तो इट इज टेस्ट ऑफ इनॉल। मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना बेटा, ये एक्चुअली इनॉल का टेस्ट है। जिन कंपाउंड में इनॉल के फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है, जिन कंपाउंड्स का इनॉल के फॉर्म में एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है, अगर आप उस कंपाउंड की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ में लेते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उस कॉम्प्लेक्स का हमें मिलता है बेटा वायलेट कलर। ध्यान देना, दोस कंपाउंड्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इन इनॉल फॉर्म ऑन रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3 विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट गिव्स वायलेट कलर। तो वायलेट कलर यहां पर अपीयर होता है। अब आप देखो किस कंपाउंड के साथ में वायलेट कलर अपीयर होगा, किस कंपाउंड के साथ में न्यूट्रल FeCl3 एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका वायलेट कलर हमें मिलेगा, दोस व्हिच कैन एग्जिस्ट इन इनॉल फॉर्म। क्या मैं कह सकता हूं फिनॉल तो खुद ही इनॉल है। अरे भाई फिनॉल तो खुद ही इनॉल है, जरा देखो इसमें इनॉल यूनिट प्रेजेंट है। और क्या मैं कह सकता हूं एसीटोन कैन आल्सो शो टॉटोमेरिज्म। एसीटोन भी तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा बेटा, एसीटोन भी तो आपको इनॉल फॉर्म में मिलेगा ना। और आप सोचिए जो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करते हैं वो तो इनॉल के साथ में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब एसीटोन अगर इनॉल के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा तो यहां भी इनॉल है, यहां भी इनॉल है, दोनों में टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। जब दोनों में टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बेटा। और ब्रोमीन प्लस वाटर की अगर बात की जाए बेटा तो आपने पढ़ा होगा व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन प्लस वाटर वी गेट ट्राइब्रोमोफिनॉल एज प्रेसिपिटेट। अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे बेटा, ध्यान देना, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, मैं यहां पर इसको अलग से लिख देता हूं बेटा। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो बेटा इस केस में प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल। इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये रिपीटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और रिपीटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। बट अगर आप एसीटोन के साथ में ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो देयर विल बी नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर तो देयर विल बी नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। इसका मतलब आप सोचिए बेटा, अगर मैं ब्रोमीन प्लस वाटर को यूज करता हूं तो फिनॉल एंड एसीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बिकॉज फिनॉल विल रिएक्ट विद ब्रोमीन प्लस वाटर टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल, जबकि एसीटोन के साथ में देयर विल बी नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो देखो
NaOI मैं इसका यूज कर सकता हूं हाइड्रोफोब टेस्ट, फिनॉल में नेगेटिव रहेगा, एसीटोन में पॉजिटिव रहेगा, तो इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट रिएजेंट के थ्रू। सी में जो रिएजेंट आपको दिया है ब्रोमीन प्लस वाटर, उसका भी यूज आप कर सकते हैं फिनॉल और एसीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। बट जो बी में आपको दिया है न्यूट्रल FeCl3, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं फिनॉल और एसीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि फिनॉल में इनॉल यूनिट प्रेजेंट है और एसीटोन भी इनॉल के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा बिकॉज ऑफ टॉटलिज्म, तो यहां भी इनॉल आपको मिल जाएगा, दोनों में टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएट करने के लिए तो एक में टेस्ट पॉजिटिव और एक में नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना, जैसा कि ए और सी में तो है बट बी में नहीं है। तो x एंड y कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय एक्सेप्ट, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी के थ्रू आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ए और सी के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत सारे कांसेप्ट्स को हमने इसमें कवर किया है और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है प्रोपीन reaction with boron in THF followed by oxidation using H2O2 in aqueous alkaline medium। आप जरा ध्यान देना बेटा, ये तो वही रिएक्शन है ना हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था बेटा। इस केस में हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और सेकंड आपको दिया बेटा डाइल्यूट H2SO4, जिसमें हम बात करेंगे एसिडिक हाइड्रेशन, और इस केस में हम बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस केस में आप ध्यान देना बेटा, कंपाउंड X की अगर बात की जाए तो जब आप वाटर ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहां तो आपको मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल, और कंपाउंड Y में एसिडिक हाइड्रेशन में जब आप वाटर ऐड करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा प्रोपेन 2 ऑल। अब स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, आपको बताना है बेटा करेक्ट स्टेटमेंट फॉर X एंड Y। चलिए X एंड Y कंपाउंड्स हमारे पास आ चुके हैं, X एंड Y आर चेन आइसोमर्स, गलत। आप देखो बेटा X में भी आप देखेंगे तो कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और Y में भी कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है बेटा, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर इक्वल है कार्बन चेन में, तो दे कैन नॉट बी चेन आइसोमर्स, क्योंकि चेन आइसोमरिज्म के लिए चेन में डिफरेंस होना चाहिए। X इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन व्हाइल Y इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गलत। ये स्टेटमेंट भी बेटा गलत है, फर्स्ट तो फॉल्स है ही। आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी फॉल्स है बेटा, क्योंकि आप सोचिए बेटा अगर हम बात करें X का फॉर्मेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुआ, नो, ऑल्दो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझना बात को बेटा, इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड X, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इट अपीयर्स टू बी लाइक देयर इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बट इट डजंट मीन देन रिएक्शन विल फॉलो पेरोक्साइड इफेक्ट और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो BH3 का यहाँ पर एडिशन होता है बेटा, जो फर्स्ट रिएक्शन विद BH3 THF जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोरेशन, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही इसमें फॉलो होता है, तो बेटा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट नहीं होती, स्टेटमेंट गलत है। सी की अगर बात करें Y gives हाइड्रोफोम टेस्ट व्हाइल X डज नॉट, ये तो सही है बेटा। या तो मैंने आपको बताया था बेटा एल्कोहल विद दिस यूनिट CH3CHOH G, CH3CHOH G show haloform reaction, जिसमें हमने बात की थी दिस G can be H, it can be R और it can be pH। क्या करो बेटा, दिस G can be H, R और pH, ठीक है, इसे मैं यहां लिख देता हूं, दिस G can be H, R और pH। अब जरा देखो बेटा, अगर मैं X की बात करूं तो X में तो जो हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड यूनिट होती है CH3CHOH, वो तो नहीं है बेटा, तो ये तो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। Y में आप देखो CH3CHOH यूनिट प्रेजेंट है और G के फॉर्म में यहाँ पर R है, नो प्रॉब्लम, दिस कंपाउंड विल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि Y gives हाइड्रोफॉर्म टेस्ट व्हाइल X does not, ट्रू स्टेटमेंट। और डी आपको दिया बेटा X is difficult to get oxidized in presence of potassium dichromate, गलत बेटा। अल्कोहल की अगर बात की जाए तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू पॉसिबल होता है बेटा, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू हो जाएगा। तो अगर ये लिखा गया है कि X is difficult to get oxidized in presence of potassium dichromate, गलत। X is 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन तो इजीली हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा फॉल्स हुआ। हमें बोला जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फुल एनर्जी के साथ में रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आसान है बेटा, फिनॉल आप कब कहेंगे? व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग
द कंपाउंड इज कैटेगराइज्ड एज फिनॉल। क्या मैं कह सकता हूं व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग द कंपाउंड इज कैटेगराइज्ड एज फिनॉल। तो आप देखो ये तो फिनॉल है ही नहीं बेटा, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, दिस इज नॉट फिनॉल, ये फिनॉल नहीं है बेटा, इट इज एरोमेटिक अल्कोहल। सी में आप देखो ये भी फिनॉल नहीं है बेटा, इट इज अल्कोहल, इसमें तो बेंजीन रिंग भी नहीं है तो ये भी फिनॉल नहीं है। इन फर्स्ट OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, यस दिस इज फिनॉल। साथ में लिखा बेटा मोनोहाइड्रिक मतलब वन OH ग्रुप, तो यस इट इज हैविंग वन OH ग्रुप, सो इट इज मोनोहाइड्रिक and OH group is directly attached to benzene ring, so it is phenol, monohydric phenol. Correct answer is A. बेटा क्वेश्चन आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें हर छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान देना है क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में ही सिली मिस्टेक होती है और उन सिली मिस्टेक से बचाने के लिए जेसी सर आपके साथ में हैं नीट 21 के एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको बताना है बेटा गिवन कंपाउंड इज टू बी रिएक्टेड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। अब आप ध्यान देना बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ाया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। लेकिन बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है, बट आपने पढ़ा है सोडियम बोरोहाइड्रेट इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप ध्यान देना बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि आप कंपाउंड जो आपको दिया है उसमें देखो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, एसीटोन यूनिट प्रेजेंट है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन और एसिड एसिड डेरिवेटिव्स की बात की जाए बेटा मैं बात कर रहा हूं टोटल 7 कंपाउंड्स की। एल्डिहाइड ध्यान देना बेटा, एक तो मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड की, एक में बात कर रहा हूं कीटोन की, फिर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की और इसके 4 एसिड इसके 4 डेरिवेटिव्स दैट इज एसिडोलाइट, एस्टर, एनहाइड्राइड एंड अमाइड। मैं इन 7 कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं बेटा। इन 7 कंपाउंड्स को अगर आप रिड्यूस करते हैं यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप ध्यान देना बेटा अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तो ध्यान देना सोडियम बोरोहाइड्राइड इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जहां तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात है बेटा इट विल रिड्यूस ऑल दीस 7 कंपाउंड्स, ये इन सभी 7 कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है बेटा। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात की जाए तो इट विल रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिडोलाइट। इन अदर कंपाउंड्स इट फेल्स, इन अदर कंपाउंड्स इट फेल्स। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी के कांसेप्ट्स को कवर किया जाए और स्पेशली उन क्वेश्चंस को लिया जाए जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान देना बेटा यहां पर कंपाउंड में एक तो कीटोन यूनिट प्रेजेंट है और दूसरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया है बेटा, अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया है तो क्या मैं कह सकता हूं सोडियम बोरोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप को तो रिड्यूस कर पाएगा, इस कीटोन ग्रुप को तो रिड्यूस कर पाएगा लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस केस में फिर हम कह सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल रिमेन अनअफेक्टेड, ओनली कीटोनिक ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा इसमें समझ में आ रहा है, साथ में आपको दिया है फॉरवर्ड बाय रिएक्शन विद वाटर। इस वाटर का क्या पर्पस होगा, ध्यान देना सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं तो रिडक्शन में उनकी हेल्प करता है ये सेकंड रिएक्शन वाटर। क्योंकि एक बात सोचिए बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट अगर कंपाउंड को रिड्यूस करेगा तो ये H किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, H नेगेटिव के फॉर्म में। आप ध्यान देना अगर हमने कहा कि कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा तो कीटोनिक ग्रुप में आप देखो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज है। सोडियम बोरोहाइड्रेट H प्रोवाइड करेगा H नेगेटिव के फॉर्म में, बेटा वो H नेगेटिव इस डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर तो ऐड होगा लेकिन क्या वो H नेगेटिव O नेगेटिव पर भी ऐड होगा क्या, नो। अरे O नेगेटिव पर H नेगेटिव कैसे ऐड होगा बेटा, O पर जो H आएगा वो तो H पॉजिटिव होना चाहिए ना बेटा, वो कहां से आएगा, फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। O नेगेटिव पर जो H आएगा वो तो वाटर से आएगा बेटा। इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर रिडक्शन होगा बेटा। C पर जो H आएगा वो तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का आएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं बेटा, ध्यान देना C पर कीटोन के C कार्बन पर जो H आएगा बेटा वो तो आएगा सोडियम बोरोहाइड्रेट से, लेकिन O पर जो H आएगा वो वाटर से आएगा बेटा। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट इट इज CH2 एंड देन इट इज COOH।
क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल रिमेन अनअफेक्टेड बेटा। अब ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल रिमेन अनअफेक्टेड, इसे सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं करेगा। तो देखो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि इसने तो दोनों जगह रिडक्शन की बात की है। ठीक है, आप देखो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, कीटोन को अनअफेक्टेड रखा है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, आप देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कीटोन पर तो रिडक्शन हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनअफेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट is to be reacted with NaOH in temperature and pressure condition to get product X. X on acidification gives Y and Y on heating with zinc gives Z. What is Z? अब आप ध्यान देना बेटा, फर्स्ट स्टेशन में जो X फॉर्मेशन हुआ है, ये रिएक्शन आप समझ रहे कौन सी है? इट इज एसिनिया रिएक्शन। जैसे अराइल हैलाइड को हम हीट करते हैं अंडर प्रेशर NaOH के साथ में, आप जानते हैं बिल्कुल वही रिएक्शन है। इस केस में अगर बात करें तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को अगर आप NaOH के साथ में हीट करते हैं अंडर प्रेशर, तो इट विल बी एसिनियर रिएक्शन। और एसिनियर रिएक्शन में जैसे कि हम बात करते हैं, रिएक्शन 2 स्टेप पे प्रोसेस कंप्लीट होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इंटरमीडिएट अनायन बनता है, और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे अराइल हैलाइड में हैलोजन लीव करता है, यहां पर SO3 Na लीव कर जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो इन इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन this OH negative as a nucleophile will replace SO3 Na। तो इस केस में क्या होगा, देखो सोडियम सल्फाइड ये यहां पर सेपरेट हो जाएगा, और OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करके SO3 Na को रिप्लेस करेगा, मैं यहां लिख देता हूं इसे, तो इस केस में कंपाउंड फॉर्मेशन होगा फिनॉल। लेकिन आप ध्यान देना बेटा, फिनॉल तो बना, लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं एल्कलाइन कंडीशन अगर है, तो एल्कलाइन कंडीशन में एसिड बेस होगा। मतलब NaOH present in the reaction mixture will react with phenol to show acid base reaction and it will convert into sodium phenoxide। इसका मतलब कंपाउंड X की अगर बात की जाए बेटा, मिस्टेक नहीं करना, कंपाउंड X फिनॉल नहीं है, एल्कलाइन कंडीशन है। एल्कलाइन कंडीशन होने की वजह से जो फिनॉल बना है, फिनॉल तो बनेगा, बट द फिनॉल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इन एल्कलाइन कंडीशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड। तो इस केस में कंपाउंड X जो होगा वो तो आपके पास फिनॉक्साइड होगा। आगे फिर आपको दिया है एसिडिफिकेशन। क्या आप बात कर सकते हैं, अगर आप सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे तो बाय एसिड बेस इट विल कन्वर्ट इनटू फिनॉल। इसका मतलब इस केस में कंपाउंड Y की अगर बात की जाए तो कंपाउंड Y इज फिनॉल। और उसके बाद में अब आपको रिएक्शन गिवन है, इसमें जिंक के साथ में आपको इसे हीट करना है। ये रिएक्शन तो वेल नोन रिएक्शन है, आई थिंक आप सभी जानते हैं बेटा। फिनॉल को अगर आप जिंक के साथ में हीट करते हैं तो फिनॉल का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के थ्रू यहां पर फॉर्मेशन होता है बेंजीन। जिंक ऑक्साइड यहां पर सेपरेट हो जाएगा, तो जिंक विल रिड्यूस फिनॉल इनटू बेंजीन। तो कंपाउंड Z जो होगा फाइनली वो आपके पास बेंजीन होगा। ध्यान देना, कंपाउंड X यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। कंपाउंड X उन्हें ऐसा लगता है कि OH नेगेटिव ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिनॉल बना। फिनॉल तो बनेगा, बट दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए X इज सोडियम फिनॉक्साइड। एसिडिफिकेशन, देन यू विल गेट फिनॉल, कंपाउंड Y, और Y को जब आप जिंक के साथ में हीट करेंगे तो बेंजीन फॉर्मेशन होगा, जिंक के थ्रू फिनॉल का रिडक्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। इज इट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है एस्पिरिन इज। आप ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट है। नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चंस में ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करना है बेटा। चलिए, एस्पिरिन की अगर बात की जाए, मैं एस्पिरिन का आपको और नेम बताता हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एस्पिरिन। देखो अगर हम बात करें ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एस्पिरिन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं देखो इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या कह सकते हैं 2 इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपके पास है बेटा एस्पिरिन। देखो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, शायद इस नेम से ही समझ में आना चाहिए,
एस्पिरिन अगर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है तो इसका मतलब एस्पिरिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। चलो मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं बेटा, ठीक है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर तो अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, दिस इज एस्पिरिन। आप देखो बेटा, ये एक्चुअली कंपाउंड क्या है आपके पास, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। चलो मैं आपको इसकी रिएक्शन बताता हूं कैसे हमें एस्पिरिन मिलता है। एस्पिरिन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं बेटा, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ortho hydroxy benzoic acid is called salicylic acid, this compound is salicylic acid, and aspirin is obtained by acetylation of this compound, that is salicylic acid। और acetylation के लिए हम क्या यूज करते हैं, you can use acetyl chloride और acetic anhydride। दो कंपाउंड्स आप याद रखें बेटा, acetyl chloride and acetic anhydride are called acetylating agents, मतलब कंपाउंड्स के एसिटाइलेशन के लिए आप एसिटाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं बेटा। यस, यू कैन यूज एसिटाइल क्लोराइड और यू कैन यूज एसिटिक एनहाइड्राइड आल्सो, यू कैन यूज एसिटिक एनहाइड्राइड आल्सो बेटा। ये दोनों कंपाउंड्स एसिटाइलेशन के लिए हम यूज करते हैं। रिएक्शन आसान है बेटा, इट विल बी एसिनी मैकेनिज्म। एसिनी मैकेनिज्म आप पढ़े हुए बेटा, एसिनी मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो एसिनी मैकेनिज्म में अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लीविंग ग्रुप इसमें लीव करता है। मैं इसको एसिनी रिएक्शन को हमेशा बच्चों को इस तरह से याद दिलाता हूं, देखो न्यूक्लियोफाइल, ये इस तरह से आप याद रखेंगे, एसिनी रिएक्शन को आसानी से याद होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। देखो इस केस में अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। तो इस केस में देखो, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सीएल को रिप्लेस करेगा, सीएल यहां से लीव करेगा। अगर आप एनहाइड्राइड में बात करें तो एनहाइड्राइड का यूज भी कर सकते हैं, वही ऐसे नहीं प्रोसेस होगा, केवल लीविंग ग्रुप चेंज होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो एसिड हैलाइड के केस में आप कह सकते हैं हैलोजन लीव करेगा, और एनहाइड्राइड के केस में कौन लीव करेगा, तो एनहाइड्राइड के केस में कह सकते हैं CH3COO पार्ट लीव करेगा। और ध्यान देना बेटा, जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ये भी H+ रिलीज करेगा, और देखो फिनॉल यूनिट में से तो H+ निकल जाएगा और यहां पर आ जाएगा COCH3 एंड COOH, और जो H फिनॉल से निकला वो Cl- के साथ एसोसिएट होकर HCl फॉर्मेशन होगा। और एनहाइड्राइड में से लीव करने वाला पार्ट क्या है, CH3COO, और CH3COO पार्ट जब फिनॉल के H के साथ में एसोसिएट होगा तो एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से आप देखो यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन होगा एस्पिरिन, दिस इज एस्पिरिन व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसीलिए इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते थे बेटा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्लियर बात है बेटा। और इसका यूज क्या है, यूज आप याद रखिए, दो यूज हम बात करते हैं। देखो इट इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, इट इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो ये एस्पिरिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, एस्पिरिन फॉर्मेशन की रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है। आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हैं एस्पिरिन फॉर्मेशन के लिए, या फिर एसिटाइल क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड आर यूज्ड एज एसिटाइलेटिंग एजेंट्स। क्लियर बात है बेटा। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो कंपाउंड दिया हुआ है फिनॉल एंड इट इज टू बी ट्रीटेड विद क्रोमिक एनहाइड्राइड, और क्रोमिक एनहाइड्राइड में बेटा आपको दिया है एनहाइड्रस क्रोमिक एनहाइड्राइड, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। क्रोमिक एनहाइड्राइड यहां पर क्या करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। अब आप ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो अल्कोहल आपको गिवन है दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। आप ध्यान देना बेटा, देखो 1 डिग्री अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं, when 1 degree alcohol is oxidized, it gets converted into aldehyde. It first gets converted into aldehyde, and if aldehyde further gets oxidized, it gets converted into acid. अब एक बात ध्यान देना बेटा, अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन की हम बात करें तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जो एल्डिहाइड बना है एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन इजी होता है। आपने पढ़ा होगा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज एन इजियर प्रोसेस एज कंपेयर टू कीटोन्स। एल्डिहाइड्स इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। अब आप ध्यान देना बेटा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल आपको दिया है और प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, फिर एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, और दोनों जगह पर ऑक्सीडेशन आसान है। तो ऐसे में बेटा
रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप होगी या एसिड पर स्टॉप होगी, ये डिपेंड करेगा आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज किया है। आप ध्यान देना बेटा, मैं आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताता हूं जो आपको माइंड में रखने चाहिए, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो सकती है। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो क्रोमिक एनहाइड्राइड के थ्रू ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक भी हो सकता है और क्रोमिक एनहाइड्राइड के थ्रू ऑक्सीडेशन एसिड तक भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। देखो, अगर आपने एनहाइड्रस कंडीशन रखी है बेटा, एनहाइड्रस कंडीशन अगर आपने रखी है तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। बट अगर आप हाइड्रस कंडीशन लेते हैं, अगर आप हाइड्रस कंडीशन लेते हैं बेटा, तो उस केस में ऑक्सीडेशन होता है अप टू एसिड। और ध्यान देना बेटा, इसके अलावा और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप काम में ले सकते हैं बेटा। पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पढ़ा है पीसीसी? पीसीसी शॉर्ट फॉर्म है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या क्या होता है बेटा? क्रोमिक एनहाइड्रेट प्लस पायरिडीन प्लस HCl, क्रोमिक एनहाइड्रेट प्लस पायरिडीन प्लस HCl। पीसीसी इज कॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसमें पायरिडीन और HCl जब आप क्रोमिक एनहाइड्रेट के साथ में मिक्स करते हैं तो वो उसके ऑक्सीडेशन पावर को रिड्यूस करता है और इस केस में 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अप टू एल्डिहाइड ओनली, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। और अगर हम बात करें बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, या फिर आप यूज करें KMnO4, वेदर इज इट एक्वस, अल्कलाइन और न्यूट्रल KMnO4, ठीक है। ये आपके पास ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बेटा जिनका अगर आप यूज करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में तो आपको एसिड मिलेगा। लेकिन अगर आप क्रोमिक एनहाइड्रेट, एनहाइड्रस या पीसीसी अगर आप यूज करते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। अब बेटा यहां पर आपको देखना है एनहाइड्रस कंडीशन दी हुई है क्रोमिक एनहाइड्रेट में, मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि क्रोमिक एनहाइड्रेट दोनों कंडीशन में देखो एल्डिहाइड फॉर्मेशन में भी एसिड फॉर्मेशन में भी है, बट कंडीशनल है बेटा। अगर आप एनहाइड्रस कंडीशन ले रहे हैं तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और अगर आप हाइड्रस कंडीशन ले रहे हैं तो उस केस में एसिड फॉर्मेशन होगा। यहां पर हमें एनहाइड्रस कंडीशन गिवन है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। क्लियर बात ये भी आपके एनसीईआरटी से कंसेप्ट को लिया हुआ है। मैंने यहां पर ध्यान दिया बेटा कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को कवर किया जाए, ठीक है। एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है बेटा, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन। इन क्वेश्चंस को आप माइंड में रखिएगा। कोशिश रहेगी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं बेटा जिनकी नीट 21 में आने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10 आपको अल्कोहल दिया है पीसीसी। अरे ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इस बात को जिक्र कर रहा था कि पीसीसी का यूज कर सकते हैं आप एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज अल्कोहल इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड। जरा देखो यहां पर जो अल्कोहल आपको दिया है बेटा, यहां पर जो अल्कोहल गिवन है दैट इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल। पीसीसी अगर आपने यूज किया पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दैट इज क्रोमिक एनहाइड्रेट प्लस पायरिडीन प्लस HCl, तो इट विल ऑक्सीडाइज दिस 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो देखो इस केस में अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं बेटा तो ये प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बनेगा बेटा, ठीक है। अब आपको बताना है सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब हमें एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। अब आप ध्यान देना बेटा, फर्स्ट आपको दिया है एसिटाइलिन H3O प्लस मर्क्यूरिक आयन। आप याद करो बेटा दिस इज कुचरॉफ्स रिएक्शन, पहले भी रिवीजन में हमारी इस तरह की रिएक्शन आ चुकी है बेटा। आप याद करें एल्काइन का अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में तो इस केस में एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा ओवरऑल, ठीक है। मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस क्यों लेते हैं, तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप सोचिए इस केस में जब वाटर ऐड होगा, सिमेट्रिकल साइट है बेटा, आप किसी भी जगह पर H और किसी भी जगह पर OH ऐड कर दो, इसका रिवर्स भी ले सकते हो, एक ही बात आएगी। तो यहां पर जरा सोचिए, पहले तो कंपाउंड बनेगा बेटा इनॉल, पहले कंपाउंड बनेगा इनॉल एंड इट विल गेट टॉटोमराइज्ड इनटू दिस कंपाउंड दैट इज एसिड एल्डिहाइड। यस, सेम कंपाउंड आपको मिला बेटा। तो एक तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, यहां भी आपको एसिड एल्डिहाइड मिला, जो ऊपर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एसिड एल्डिहाइड मिल रहा था। सेकंड आपको दिया है बी CH3CCl3, ठीक है। ट्राइक्लोरोइथेन आपको दिया है रिएक्शन विद KOH। अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगर आप ट्राइक्लोरोइथेन ले रहे हैं, अगर आप ट्राइक्लोरोइथेन ले रहे हैं बेटा और इसकी रिएक्शन अगर आप KOH के साथ में करा रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल 3 molecules of KH will consume in the reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। और क्या मैं कह सकता हूं अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो H2 एलिमिनेट होता है। मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन, कंपाउंड अनस्टेबल, H2 गेट्स एलिमिनेटेड। तो इस केस में बेटा क्या होगा, ओवरऑल हम कह सकते हैं -3 HCl और यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसिड, एसिटिक एसिड। लेकिन बेटा ध्यान देना, एसिड अगर फॉर्मेशन हुआ है तो KOH तो फिर इसके साथ में एसिड बेस कर जाएगा बेटा। कंडीशन अगर एल्कलाइन है तो एल्कलाइन कंडीशन में एसिड विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट थ्रू एसिड बेस।
तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्राइक्लोरोईथेन की रिएक्शन KOH के साथ में करवाते हैं तो ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH विल कंज्यूम टू गिव पोटेशियम एसिटेट। अब आप जरा देखो सेकंड आपको दिया है एसिडिफिकेशन। बेटा अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो एसिडिफिकेशन से फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। इसका मतलब कंपाउंड बी की अगर बात की जाए बेटा, ऑप्शन बी की अगर बात की जाए तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिला वो तो एसिटिक एसिड मिला। तो इसका यूज तो नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि हमें कंपाउंड क्या बनाना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। सी की अगर बात की जाए, सी में आप देखो आपको ओजोनोलाइसिस दिया है बेटा, ओजोनोलाइसिस दिया हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान देना, ओजोनोलाइसिस में H2O के साथ में यहाँ पर जिंक गिवन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलाइसिस में जब भी आपको रिएजेंट कंडीशन स्पेसिफाइड होती है, रिएजेंट देख करके आंसर देना, मिस्टेक नहीं करना बेटा। चलो देखो यहाँ पर जिंक एब्सेंट है, क्या होता है जिंक अगर एब्सेंट होगा तो, जरा देखो ओजोनोलाइसिस का शॉर्टकट में अप्लाई करता हूं, डबल बॉन्ड ब्रेक करें, ऑक्सीजन ऐड करें। अब जरा देखो यहाँ पर दोनों पार्ट से आपको एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन जिंक क्योंकि एब्सेंट है, तो जिंक के एब्सेंस में क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ जिंक द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इन ओजोनोलाइसिस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। तो बेटा यहाँ तो बना तो एल्डिहाइड है, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, देखो उनको लगता है अरे एसिटाल्डिहाइड बन गया, यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है बेटा। एसिटाल्डिहाइड बना तो है, लेकिन क्योंकि जिंक एब्सेंट है, तो इन एब्सेंस ऑफ जिंक एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। तो बेटा यहां पर भी ये क्या होगा, एसिड आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जिंक। तो फिर तो हम इसका यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो बेटा एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। और डी आप देखो बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज टू बी रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आप ध्यान देना बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लेते हैं बेटा, तो इस केस में रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का R नेगेटिव पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर ऐड होगा बेटा, और कार्बन पर ऐड होने के साथ में ये बन जाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ में एसोसिएट होगा MgBr पॉजिटिव। आगे बेटा इसका एसिडिफिकेशन आपको दिया हुआ है बेटा, और अगर आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो इस केस में क्या होगा, देखो H+ ऐड होकर, H+ ऐड होकर जरा ध्यान देना, यहां पर भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसिड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, when Grignard's reagent is reacted with carbon dioxide followed by acidification you get acid। तो बेटा यहां पर भी कंपाउंड में क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिला। अब हमें बताना था कि सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, एसिटाल्डिहाइड मिला था, एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट रिएक्शन ओनली। आप ना तो बी से, ना सी से, ना डी से बना सकते हैं, क्योंकि बी, सी एंड डी में अगर आप देखेंगे तो सभी में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ये बात ये, तो यहां पर मैंने ओवरऑल आप देखिए 5 रिएक्शंस को कवर किया है एक ही क्वेश्चन, और ये सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से सारे, जिनकी डी बनाने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अल्कोहल गिवन है, अल्कोहल आपको गिवन है C5H12O, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, एंड इट इज टू बी हीटेड इन कॉपर। क्या आप अल्कोहल का कॉपर के साथ में हीट वाली रिएक्शन जानते हैं? देखो ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हम बात करते हैं व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर, व्हेन द अल्कोहल इज हीटेड ओवर कॉपर, डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है बेटा, आप ध्यान देना। लेकिन इस केस में ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इस केस में ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप अल्कोहल को ओवर कॉपर हीट करते हैं तो डिपेंड करेगा अल्कोहल कौन सा है। आप ध्यान देना बेटा, इस केस में मैं बात करता हूं, देखो अगर आप अल्कोहल 1 डिग्री लेते हैं बेटा, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, इफ 1 डिग्री अल्कोहल इज हीटेड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिहाइड्रोजनेशन विल टेक प्लेस, डिहाइड्रोजनेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, इसमें मैं अल्कोहल को थोड़ा इस तरह से अरेंज कर देता हूं बेटा, अल्कोहल को मैं थोड़ा इस तरह से अरेंज कर देता हूं। इस केस में डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा बेटा, और डिहाइड्रोजनेशन में ध्यान देना -H2 होगा, उसमें हाइड्रोजन कौन से एलिमिनेट होते हैं, हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप एंड अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ये -H2 प्रोसेस होता है बेटा, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, यहां पर हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा बेटा। तो ध्यान देना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल व्हेन हीटेड ओवर कॉपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बस सिंपल प्रोसेस है, व्हेन अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर, व्हाट विल कॉपर डू, इट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल। ये क्या करेगा, अल्कोहल में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेटा। और अगर आप इसकी जगह सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं बेटा, तो सेकेंडरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन, -H2 अगेन H of alcohol, H of OH group and alpha hydrogen,
एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल इज यूज्ड इन द रिएक्शन। बेटा जब आप अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं बेटा, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं और इसे अगर आप कॉपर के ऊपर हीट करते हैं, इफ इट इज हीटेड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नाउ इन दिस केस यू कैन सी डीहाइड्रोजनेशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप देखो अब जो अल्कोहल हम ले रहे हैं 3 डिग्री, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। बट वेरी इंपॉर्टेंट, नो रिएक्शन भी नहीं है। इतने हाई टेम्परेचर कंडीशन में क्या होता है, अल्कोहल में डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा, बट क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इजीली इसका डीहाइड्रेशन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, डीहाइड्रेशन के लिए प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अल्कोहल की बात की जाए तो विच इज मोस्ट रिएक्टिव? 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डीहाइड्रेशन प्रोसेस इन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो इस टेम्परेचर कंडीशन में डीहाइड्रेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। बट बेटा यहां पर डीहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब -H2O, और -H2O के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है एल्कीन। कंपाउंड फॉर्मेशन होता है यहां पर एल्कीन। अब आप ध्यान देना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिला, सेकेंडरी अल्कोहल से आपको यहां पर कीटोन मिला और टर्शियरी अल्कोहल से आपको यहां पर एल्कीन मिला। अब जरा ध्यान देना बेटा, आपको गिवन है C5H12O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, व्हेन हीटेड ओवर कॉपर गिव्स P एंड P डीकलराइजेस ब्रोमीन सॉल्यूशन। अब आप सोचिए बेटा, अगर प्रोडक्ट P ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। व्हाट इज इट? इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बेटा ये तो अनसैचुरेशन का टेस्ट है। और अब जरा सोचिए, अगर ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि कंपाउंड P शुड बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तभी तो ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगा। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको कब मिलेगा? व्हेन द अल्कोहल यूज्ड इन द रिएक्शन इज 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि बेटा 3 डिग्री अल्कोहल में डीहाइड्रोजनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन हो रहा है, और यहां पर कंपाउंड कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन। तो इसका मतलब जो अल्कोहल हमारे पास होना चाहिए दैट शुड बी 3 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज़ व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर at 300 degree Celsius temperature, it gets converted into alkene, that is unsaturated compound that will decolorize bromine solution। तो बेटा ए तो आप देखो ऑप्शन ए में 2 डिग्री अल्कोहल दिया है, इससे तो एल्डिहाइड बनेगा, नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बी अगर आप देखेंगे तो ये भी 2 डिग्री दे रखा है, ए में कीटोन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, कीटोन बनेगा, दैट इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको कीटोन मिलेगा, जो कीटोन आपको मिलेगा वो भी अनसैचुरेटेड नहीं है। सी में आप देखो 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, जो इसमें एल्डिहाइड बनेगा, जो एल्डिहाइड बनेगा वो भी अनसैचुरेटेड नहीं है। बट डी आप देखो 3 डिग्री अल्कोहल दिया है बेटा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल दिया तो यहां एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और ये ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा अल्कोहल कौन सा होना चाहिए? 3 डिग्री, मतलब आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर है बात ये बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है फिनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कंपाउंड X, which on reaction with concentrated nitric acid gives compound Y, what is Y? very very important reaction बेटा, आप ध्यान देना। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है जो कई बार स्टूडेंट को परेशान करती है, उस लाइन को कवर करने के लिए, स्टूडेंट्स की वो परेशानी खत्म करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है, आप ध्यान देना। देखो अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें फिनॉल, फिनॉल की अगर बात की जाए, और फिनॉल को अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं बेटा, if nitration of phenol is carried out by using nitrating mixture, what is nitrating mixture? It is mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid। तो बेटा इस केस में आपने पढ़ा होगा, जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं तो इस केस में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, एंड बाय रिपीटेड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल वी गेट पिक्रिक एसिड। पढ़ा आपने नाइट्रेटिंग एसिड में, देखो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों एसिड्स हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इन दो एसिड्स में क्या मैं कह सकता हूं, नाइट्रिक एसिड इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। और ये भी आपने पढ़ा होगा बेटा, इन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया वीक एसिड बिहेव्स एज अ बेस, इन मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स वीकर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड बिहेव्स एज अ बेस। तो आप कह सकते हैं बेटा इसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एज अ बेस बिहेव करता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और बेटा इस तरह से जब फिनॉल का नाइट्रेशन होता है तो रिपीटेड नाइट्रेशन के थ्रू आपको यहां पर नाइट्रिक एसिड मिलता, यहां पर आपको पिक्रिक एसिड मिलता है बेटा, यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलता है पिक्रिक एसिड। अब देखो पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन तो यहां पर हुआ, लेकिन आप सोचिए बेटा
क्योंकि इस केस में आप फिनॉल ले रहे हैं और फिनॉल में हम कह सकते हैं OH ग्रुप का स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट रिंग के लिए ऑपरेट होगा, 100% प्लस इफेक्ट रिंग के लिए ऑपरेट होगा। मतलब आप कह सकते हैं यहां पर जो रिंग आप ले रहे हैं वो हाईली एक्टिवेटेड रिंग है बेटा, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। और ध्यान देना बेटा, जब बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेटेड होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी आसानी से होता है। अब क्योंकि आप नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो फिर तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, यहां पर आप देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, और फिर साथ में कंपाउंड में एक्टिवेटेड रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होने की वजह से फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी होने लगता है। और यहां पर हम बात करते हैं बेटा, सम ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड along with picric acid. Some oxidized products are also formed along with picric acid. इसका मतलब मैं कह सकता हूं पिक्रिक एसिड तो मुझे यहां पर मिला, लेकिन मेरे फिनॉल का कुछ वेस्टेज हुआ है यहां पर, किसमें? ऑक्सीडेशन में। क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन थोड़ी चाहता हूं, मैं तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन चाहता हूं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जितना फिनॉल मेरा कंज्यूम हो रहा है, उस रेशियो में, उस रेस्पेक्ट में मुझे पिक्रिक एसिड का यील्ड उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा कुछ फिनॉल वेस्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर है, ये इस इलेक्ट्रॉन रिच रिंग को इजीली ऑक्सीडाइज करके कुछ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बना देता है। और ये रीजन है बेटा, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट वे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो आपके एनसीईआरटी में बेटा ये बोला जा रहा है कि नाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट रिएक्टिंग फिनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हम क्या करेंगे बेटा, फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर आप रिएक्ट करवाएंगे तो यहां तो सल्फोनेशन होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, फिनॉल का सल्फोनेशन होगा और आपको कंपाउंड मिलेगा सल्फोनेटेड प्रोडक्ट SO3H। सल्फोनेशन होगा क्योंकि याद करो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम करते हैं एज अ सोर्स फॉर सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहां पर आप देखो बेटा, आपको सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, इस तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। फर्दर अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ तो हो सकता है कि 2 सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएं, आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा। तो हमने सल्फोनेशन करा दिया, राइट? बोले हम तो पिक्रिक एसिड बनाने की बात करें, फिर सल्फोनेशन करवा रहे हैं, सल्फोनेशन करवा के हमें सल्फोनेटेड कंपाउंड मिला। लेकिन आप ध्यान देना बेटा, आगे फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रेशन का काम करेगा। नाइट्रेशन का काम करेगा, ये NO2+ प्रोवाइड करेगा बाय सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एसिड, और वो फिर ESR करेगा इन कंपाउंड्स पर। अब पॉइंट आता है कि अगर इन कंपाउंड्स पर ESR करेगा, तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड की अगर बात की जाए तो OH ग्रुप तो प्लस M ग्रुप होता है, और प्लस M ग्रुप ऑर्थो इन पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो इस केस में हमें ऐसा लगता है कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड है, पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड है, तो फिर और लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, यहाँ तो सल्फोनिक ग्रुप है, तो इसमें तो 2 ही नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। ऐसे ही सेकंड में लगता है कि 2 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो पाएंगे, और थर्ड में तो लगता है 1 ही नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो पाएगा। तो फिर पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा? नो, आप ध्यान देना बेटा, जब आप इन कंपाउंड्स का नाइट्रेशन करेंगे तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन है सभी पर कैसे हो जाएगा? जो सल्फोनिक ग्रुप है वो कहां गए? सल्फोनिक ग्रुप का NO2+ ने सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया बेटा। सल्फोनिक ग्रुप को यहां पर NO2+ ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखिएगा बेटा, एरोमेटिक केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग पर अगर सल्फोनिक ग्रुप या आयोडीन प्रेजेंट है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस आयोडीन या सल्फोनिक ग्रुप को आसानी से रिप्लेस कर देता है, बिकॉज आयोडीन एंड सल्फोनिक ग्रुप आर इजीली रिप्लेसेबल ग्रुप्स, आर गुड लिविंग ग्रुप्स। इप्सो मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा इसको। इस केस में क्या होता है, रिंग से अगर आपको आयोडीन या सल्फोनिक ग्रुप को हटाना है, आसान है बेटा, क्योंकि आयोडीन एंड सल्फोनिक ग्रुप्स आर इजीली रिप्लेसेबल ग्रुप्स। तो मैंने क्या किया, पहले सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, बाद में मुझे पता है कि सल्फोनिक ग्रुप को मैं आसानी से हटा दूंगा, मैंने पिक्रिक एसिड बना दिया। बोले इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बेटा कि अब जब आप नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप यूज कर रहे हैं नाइट्रेशन के लिए, तो अब रिंग हाईली एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि अगर सल्फोनिक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है तो सल्फोनिक ग्रुप तो विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उस विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, रिंग को उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होने दिया। केवल जब OH ग्रुप था तब तो 100% प्लस M इफेक्ट OH ग्रुप का था, लेकिन यहां पर OH ग्रुप के प्लस M के साथ साथ सल्फोनिक ग्रुप का माइनस M भी तो काम कर रहा है। तो सल्फोनिक ग्रुप का माइनस M क्या करेगा, रिंग को उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होने देगा जितना फिनॉल में रिंग इलेक्ट्रॉन रिच थी। तो अब यहां पर जो कंपाउंड जिसका आप नाइट्रेशन कर रहे हैं वो फिनॉल के रिंग के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, हमारे कंपाउंड का वेस्टेज नहीं होगा। तो इस तरह से आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हम प्रेफर करते हैं, फर्स्ट सल्फोनेशन फॉलोड बाय रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
ये अब हम मेथड यूज करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन से उसको बचाने के लिए हमने पहले सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से अब रिंग में उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी, तो ऑक्सीडेशन के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप पिक्रिक एसिड बनाएंगे बेटा। तो इस केस में आप देखो, अब यहां पर हमें बात करना था, देखो यहां पर हमें बात करना था कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंपाउंड एक्स वही सल्फोनेटेड कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, तो फाइनली आपको मिल जाएगा इस केस में बेटा पिक्रिक एसिड। आंसर इज डी। यस, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो क्लोरोबेंजीन आपको गिवन है एंड इट इज टू बी रिएक्टेड विद NaOH इन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। देखो इस तरह की रिएक्शन को हमने पहले भी कवर किया है, याद करना। देखो दिस इज SNAR मैकेनिज्म, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, देखो SNAR मैकेनिज्म में जब आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में NaOH के साथ में अराइल हैलाइड की रिएक्शन लेते हैं, दैट इज क्लोरोबेंजीन, तो इस केस में इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस करता है, आपको कंपाउंड मिलता है फिनॉल। लेकिन आप ये भी याद रखें बेटा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, मैं इस पार्ट को यहां लिख देता हूं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि OH नेगेटिव जब Cl को रिप्लेस करता है तो कंपाउंड फिनॉल तो बनता है, कंपाउंड इस केस में फिनॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन मीडियम में जैसे कि हमने डिस्कस किया है, फिनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड। तो इस केस में हम बात करें तो यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए आपको सेकंड केस में दिया हुआ है एसिडिफिकेशन। देखो सेकंड रिएक्शन कॉम्बिनेशन में आपको एसिडिफिकेशन गिवन है, तो एसिडिफिकेशन क्यों? क्योंकि जब आप सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिर आपको फाइनली कंपाउंड मिलेगा यहां पर फिनॉल। इसका मतलब इस केस में अगर हम कंपाउंड X की बात करें तो कंपाउंड X तो यहां पर हो जाएगा फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन आपको लेना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में फिर से अल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है आपको, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। क्या इस रिएक्शन को पहचान पा रहे हैं बेटा? इस रिएक्शन का नेम याद आ रहा है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज कॉल्बेज रिएक्शन। आप याद करें बेटा, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में NaOH के साथ में फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्बेज रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं बेटा इस केस में, आप ध्यान देना। देखो फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ले रहे हैं अल्कलाइन मीडियम में, अब आप ध्यान देना बेटा, अगर मीडियम अल्कलाइन है तो फिर तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इसमें एसिड बेस होगा, और एसिड बेस में अगेन फिनॉल विल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड, मतलब यहां पर आपको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड देन विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होगी बेटा, आप ध्यान देना। देखो सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम बात करें तो इसके इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यू कैन से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विल बी इलेक्ट्रॉन डेंस। आप ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं बेटा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंस साइड होगी। इसी तरह से पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ O नेगेटिव विद रिंग। अब ऐसे में हम बात कर सकते हैं बेटा दिस फिनॉक्साइड विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे तो हम बात करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन यहां पर रिएक्शन क्यों फिजिबल है? क्योंकि आप देखो यहां पर रिंग एक्टिवेटेड है, O नेगेटिव का स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट रिंग पर ऑपरेट होगा। ध्यान देना बेटा, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा यहां पर वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब आप ध्यान देना बेटा, यहां पर ये H मैंने शो किया है, इस H में तो किसी को डाउट नहीं ना, ये H कहां से आया? अरे ये तो बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी H प्रेजेंट है ना बेटा, ये तो रिंग पर H ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी को मैंने शो किया है। जरा देखो इस कंपाउंड में हम टॉटोमेरिज्म की बात कर सकते हैं बेटा, इस कंपाउंड में हम टॉटोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। और आप ध्यान देना बेटा, टॉटोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो फिर तो यहां पर आपको मिल जाएगा इसमें OH एंड COO नेगेटिव। क्या बात क्लियर हो रही बेटा? OH एंड COO नेगेटिव। क्या यहां तक की बात क्लियर हो रही बेटा? लेकिन पॉइंट वही है, देखो पॉइंट वही है यहां पर, अगर मीडियम एल्कलाइन है, मीडियम अगर एल्कलाइन है तो फिर तो इस केस में हम बात कर सकते हैं बेटा, इस केस में हम बात कर सकते हैं
ये आयन आपको मिलेगा बेटा, ये आयन आपको मिलेगा। मतलब एक तरह से अगर आप सिंपली यहां पर देखेंगे तो ये एक तरह से ESR रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग में इंट्रोड्यूस हो चुका है बेटा। और ध्यान देना, देखो यही रिएक्शन पैरा पोजीशन भी पॉसिबल है, सेम रिएक्शन पैरा पोजीशन पर भी पॉसिबल है, लेकिन हम बात कर सकते हैं बेटा दिस रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड ऑन ऑर्थो पोजीशन। क्यों बेटा? उसका रीजन है, आप देखो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि रिएक्शन अगर ऑर्थो पोजीशन पर होती है, अगर यहां पर CO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होता है, तो बेटा ध्यान देना इस केस में हम बात कर सकते हैं यहां पर इस केस में हम बात कर सकते हैं यहां पर एक 6 मेंबर चीलेशन आपको मिलेगा बेटा, एक 6 मेंबर चीलेशन आपको मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर चीलेशन की वजह से हम यहां पर रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर प्रेफर होने की बात करते हैं, तो ऑर्थो पोजीशन पर ये रिएक्शन प्रेफर होगी बेटा। और अब आप देखो, अगर आप देखेंगे तो सेकेंड रिएक्शन में आप देखेंगे बेटा, सेकेंड रिएक्शन में यहां पर भी आपको एसिडिफिकेशन दिया हुआ है। आप ध्यान देना, यहां पर भी सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको एसिडिफिकेशन दिया हुआ है। और अगर आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिर तो हम बात कर सकते हैं बेटा इस एसिडिफिकेशन में क्या होगा, जब आप इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो फाइनली यहां पर आपको H+ ऐड होकर के आपको कंपाउंड मिल जाएगा बेटा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहां पर इस तरह से हम बात करते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन के बेसिस पर हम बात करते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वही है बेटा 6 मेंबर चीलेशन की कंडीशन आपको यहां पर मिलती है। 6 मेंबर चीलेशन की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट यहां पर मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा। तो ध्यान देना इस केस में अब रिएक्शन का फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो यहां पर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो वो तो आपके पास हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट A। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? B की अगर बात की जाए तो B का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है, बट अगर मेजर प्रोडक्ट की बात की जाए तो इट विल बी A, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कॉल बेस्ड रिएक्शन बेटा, दिस इज कॉल बेस्ड रिएक्शन। क्लियर बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो फिनॉल आपको गिवन है, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन है इन alkaline medium KOH followed by acidification, the above reaction is known as well known reaction है बेटा, well known reaction है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है कि इस रिएक्शन में फिनॉल में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। क्या मैं कह सकता हूं इस केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट हमें मिलता है मेनली सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रैमेटिमैन रिएक्शन। बेटा इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये रैमेटिमैन रिएक्शन है। देखो अदर रिएक्शंस का भी मैं आपको आइडिया देता हूं बेटा। हॉफमैन कार्बोलामाइन रिएक्शन, देखो हॉफमैन कार्बोलामाइन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? व्हेन प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन KOH, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ आइसोसायनाइड। आइसोसायनाइड इज नोन एज कार्बोलामाइन। कॉमन सिस्टम में आप आइसोसायनाइड को कार्बोलामाइन भी कह सकते हैं बेटा। इन कॉमन सिस्टम दिस कंपाउंड कैन बी नेम्ड एज एल्काइल आइसोसायनाइड, वो तो आप बोल ही सकते हैं, लेकिन एल्काइल आइसोसायनाइड के साथ में आप इसे एल्काइल कार्बोलामाइन भी बोल सकते हैं बेटा, आप इसे एल्काइल कार्बोलामाइन भी बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड आपके पास यहां पर एल्काइल कार्बोलामाइन है बेटा, और इसी बेसिस पर इस कंपाउंड का नेम हम देते हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन, हॉफमैन कार्बोलामाइन रिएक्शन। और इसी को आपने पढ़ा हो बेटा, this reaction is also called isocyanate test because this reaction can be used as a test for primary amine। 1 डिग्री अमीन्स के टेस्ट के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ये हॉफमैन कार्बोलामाइन रिएक्शन है, शॉर्ट में मैं इसे लिख देता हूं HCR, हॉफमैन कार्बोलामाइन रिएक्शन। और इसके अलावा आपको क्या गिवन है बेटा? शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। देखो शॉर्टन-बोमान रिएक्शन की अगर बात की जाए तो शॉर्टन-बोमान रिएक्शन में हम बात करते हैं बेटा बेंजोइलेशन की। जैसे अगर कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसका अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं बेंजोइल ग्रुप से तो दैट विल बी शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, इफ बेंजोइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद फिनॉल, इफ बेंजोइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद फिनॉल, कौन सी रिएक्शन होगी? वेरी फेमस रिएक्शन, इट इज एसिडिक रिएक्शन बेटा। और एसिडिक रिएक्शन को मैं हमेशा बोलता हूं, देखो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स मेनली एसिडिक रिएक्शन शो करते हैं। और इस केस में अगर बात की जाए बेटा तो क्या होता है इस केस में?
फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज, लीव, प्रोडक्ट, जय हिंद। और देखो फिनॉल जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ये भी H+ रिलीज करेगा और बेंजोइल क्लोराइड में से Cl लीव कर जाएगा -HCl, और इस -HCl के साथ में बेटा यहां पर आपको कंपाउंड मिलता है फिनाइल बेंजोएट। आप ध्यान देना बेटा, अगर आप फिनॉल से इस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो फिनॉल का जो H था बेटा वो H, फिनॉल का जो H था वो H किससे रिप्लेस हो चुका है बेटा, बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेस हो चुका है। व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइल ग्रुप द प्रोसेस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन and it is a named reaction. The reaction is known as Schotten-Baumann reaction. So this is Schotten-Baumann reaction. क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? और अगर बात की जाए फोर्थ की, डी में आपको दिया है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन तो बेटा पहले वाले डिस्कशंस में हम कवर कर चुके हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। This reaction is known as Finkelstein reaction in which I negative will attack on the compound to replace X, और इस केस में कंपाउंड फॉर्म होता है Ri plus NaX precipitate। ये रिएक्शन है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आप ध्यान देना बेटा, ये 3 रिएक्शन जो आपको ऑप्शंस में दी हुई है, हॉफमैन कार्बोनिल रिएक्शन दैट इज रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म टू प्रिपेयर आइसोसाइनेट। शॉर्टन-बोमान रिएक्शन आप कह सकते हैं फिनॉल ले सकते हैं, देखो फिनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप अमाइंस ले सकते हैं, आप एनिलीन ले सकते हैं, आप अल्कोहल ले सकते हैं बेटा, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा, देयर हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय बेंजोइल ग्रुप। द प्रोसेस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन एंड इट इज नेम रिएक्शन शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वो आपके सामने ये रिएक्शन है बेटा। अब आप देखो, आपको जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है बेटा, फिनॉल क्लोरोफॉर्म इन KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, दिस इज रामेटिमन रिएक्शन। और इस केस में हम बात करते हैं बेटा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। कंपाउंड का नेम आप याद रखिएगा बेटा, दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिलैल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज कॉल्ड सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूं बेटा इसी के साथ में, देखो रिवीजन में मैं कोशिश करूंगा आपकी और भी रिएक्शंस को मैं कवर करूं ताकि प्रॉपर रिवीजन आपको चैप्टर का मिले बेटा। अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं बेटा, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, देखो क्लोरोफॉर्म की जगह हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, तो इस केस में याद करें यहां पर हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज आल्सो रामेटिमन रिएक्शन। ये भी रामेटिमन रिएक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है बेटा। यहां पर आप देखो रामेटिमन रिएक्शन में फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, इसे हम बोलते थे रामेटिमन फॉर्माइलेशन। और सेकंड केस में जब मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया तो वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रामेटिमन कार्बोक्सिलेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही बेटा? तो जो रिएक्शन आपको गिवन है दैट इज रामेटिमन रिएक्शन, बी ऑप्शन। क्लियर बात है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फिनॉल की रिएक्शन गिवन है, सॉरी अल्कोहल की रिएक्शन गिवन है, इथेनॉल आपको दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ ईथर, वेल नोन रिएक्शन है बेटा। आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, मैं आपको बताता हूं बेटा। अगर आपको इथेनॉल गिवन है, इफ इथेनॉल इज heated with concentrated sulfuric acid, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है बेटा। अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, याद करें इस केस में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, और यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलता है इथीन। याद करें एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम कर देते हैं, अप्रॉक्स 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस केस में फिर हम बात करते हैं जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन से डाइवर्ट होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेटा, और इस केस में फिर प्रोडक्ट हमें मिलता है ईथर। और ये रिएक्शन तो बेटा नेम रिएक्शन है, आपने पढ़ी रिएक्शन ये। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। जो सेकंड रिएक्शन है बेटा, दिस इज नेम रिएक्शन, इट इज विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। दिस इज विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है बेटा, टेम्परेचर ये प्रैक्टिकल वैल्यूज आपको याद रखनी है। और ये चेंज क्यों आ रहा है पता है बेटा? चलो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं बेटा। वैसे तो बहुत डिटेल में इस रिएक्शन के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन रिवीजन में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर रहा हूं बेटा। देखो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर कम करके 140 पर आते हैं, तो देखो 170 पर हमने कहा एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक्चुअली देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई रखना होता है।
क्योंकि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, E1 की बात करो चाहे E2 की बात करो, दोनों ही केस में बात करते हैं बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से हम बात करते हैं रिएक्शन के लिए डेल्टा H हमारे पास पॉजिटिव होता है, रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। तो ऐसे में डेल्टा G नेगेटिव के लिए रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें रिएक्शन में टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है। तो अब ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, उस बेसिस पर आपको माइंड में रखना है कि जब आप इसमें रिएक्शन 170 मेंटेन कर रहे हैं टेम्परेचर रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है और उस केस में एलिमिनेशन होकर के प्रोडक्ट आपको इथीन मिलता है। लेकिन बेटा अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया अप्रॉक्स 140, तो उस केस में फिर ये रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाती है और उस केस में फिर हमारी रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट होने लगती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और ध्यान देना बेटा इस केस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट हमें मिलता है ईथर, विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है बेटा, जब हम डिटेल में बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा बेटा देयर इज कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ा है आपने SN1, SN2, E1 एंड E2, इन 4 मैकेनिज्म्स में हम कंपटीशन की बात करते हैं कि कब एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर को हाई मेंटेन करना होता है। जब आप टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम कर देते हैं तो फिर रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट होने लगती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। बस उसी का डाइवर्जन मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया बेटा। और अब आप देखो 140 पर अगर हमारे पास ईथर फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर तो मैं कह सकता हूं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी 413 केल्विन। क्लियर बात ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा बी। अगर यहां पर आपको प्रोडक्ट में ईथर ना देकर के बेटा यहां ईथर दिया है, अगर इसकी जगह इथीन गिवन होता बेटा, अगर इसकी जगह इथीन गिवन होता तो हमारा आंसर क्या होता, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इथीन बनता है, उस केस में फिर हमारा आंसर जाता ए। तो ध्यान देना बेटा ईथर फॉर्मेशन हुआ है तो फिर केस बी है, मतलब ये वाला केस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर बात ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस इस नेम रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए बेटा, यहां पर आपको इथेनॉल फिर से दिया है, रिएक्शन विद सोडियम। याद करें सोडियम की रिएक्शन हमने डिस्कस की बेटा, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद अ कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन याद है बेटा, प्रीवियस रिवीजन चैप्टर्स में मैं ले चुका हूं बेटा। एक्टिव हाइड्रोजन की हम बात करते हैं व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर और sp कार्बन। आप देखो यहां पर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो आप कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन है। और जब आप एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम के साथ में लेते हैं तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है बेटा। इस केस में आप देखो क्या होगा, व्हेन इथेनॉल इज रिएक्टेड विद सोडियम, देखो मेटल का फंक्शन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा डेफिशिएंट सेंटर हाइड्रोजन पर। इस एक्टिव हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और देखो बेटा इथेनॉल में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा इथॉक्साइड एन, और इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा Na+, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। और बेटा H पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बनेगा H डॉट, और H डॉट को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ H2, बैलेंस करने के लिए मैंने इसे हाफ ऑफ H2 लिख दिया बेटा। तो ये आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम यू गेट सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ध्यान देना बेटा, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। ऐसे याद रखिए, अल्कोहल में अगर आप सोडियम डालेंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। बोले ये क्या बात हुई सर, अल्कोहल में सोडियम डालेंगे तो रोना स्टार्ट कर देगा? अरे रोना, जरा इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़े, रोना सोडियम एल्कोक्साइड। तो अल्कोहल में सोडियम डाले वो रोना स्टार्ट कर देगा, सोडियम एल्कोक्साइड बना देगा, राइट। और अब इसकी रिएक्शन आपको गिवन है बेटा, अब इसकी रिएक्शन आपको गिवन है इथाइल क्लोराइड के साथ में बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। आपने पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में। चलिए यहां पर देखो, ये मैंने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है और इसकी रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ में ले रहे हैं बेटा, याद करें दिस इज अगेन अ नेम रिएक्शन, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इससे पहले वाली थी बेटा विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है। ध्यान देना, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। और इस केस में बात करते हैं बेटा, दिस एल्कोक्साइड एंड एज अ न्यूक्लियोफाइल will attack on the compound to replace halogen।
और ये प्रोसेस बेटा इसमें साइमल्टेनियस होता है क्योंकि RO नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल and being a good nucleophile, negatively charged nucleophile है ना, that is considered as a good nucleophile and being a good nucleophile it mainly shows SN2 reaction। तो बेटा SN2 रिएक्शन के थ्रू यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलता है ईथर। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। बस ऐसा ही कुछ केस यहां भी होगा बेटा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा बेटा यहां पर डाइईथाइल ईथर। तो इस क्वेश्चन का आंसर वाई प्रोडक्ट आपसे पूछा है बेटा, तो जो प्रोडक्ट आपको वाई मिला फाइनली दैट इज डाइईथाइल ईथर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में आप देखो मिलेगा द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। और बेटा आपने पढ़ा होगा SN2 मैकेनिज्म के लिए अगर मैं हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा बेटा 1 डिग्री हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री हैलाइड। पढ़ा है आपने बेटा ये। एल्काइल हैलाइड का अगर SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेरिक के बेसिस पर हम बात करते हैं बेटा 1 डिग्री में स्टेरिक कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, 2 डिग्री में स्टेरिक बड़ा रिएक्टिविटी कम, 3 डिग्री हैलाइड में स्टेरिक और बड़ा रिएक्टिविटी और कम होगी बेटा। तो फिर तो हम कह सकते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस में हम 1 डिग्री हैलाइड प्रेफर करेंगे ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड, क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड में आप कह सकते हैं SN2 रिएक्शन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगी। और एक बात ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप SN1 SN2 रिएक्शन की बात करते हैं ना बेटा, तो पैरेलल में हमेशा कंपटीशन में एक रिएक्शन होती है एलिमिनेशन, E1 E2। ये एक कंपटीशन की हम बात करते हैं बेटा। हालांकि इस कंपटीशन को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है बेटा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। इस रिएक्शन के लिए RO- की अगर आप बात करें तो RO- नो डाउट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग हमने कहा कि ये रिएक्शन मेनली SN2 होगी, बट आप ध्यान देना RO नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बट ये गुड बेस की तरह भी बिहेव करता है। मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ में इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी फिजिबल होती है बेटा। और आप सोचिए बेटा, अगर RO- के केस में मैं एलिमिनेशन की बात करूं बेटा, ध्यान देना, अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो ये E2 रिएक्शन मेनली शो करेगा। और क्या मैं कह सकता हूं, E2 रिएक्शन के लिए अगर हैलाइड के रिएक्टिविटी की बात की जाए तो इट विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड होता है। E2 रिएक्शन में हम हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो वहां पर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड। अब आप सोचिए बेटा, अगर मैं यहां पर SN2 और E2 में कंपटीशन की बात करूं तो जब मैं 1 डिग्री हैलाइड लूंगा तो SN2 का परसेंटेज ज्यादा होगा, E2 का परसेंटेज कम होगा, ये रहा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री की बात करूंगा तो SN2 का परसेंटेज कम होगा, E2 का परसेंटेज ज्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं बेटा, इन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ हैलाइड, जैसे जैसे हैलाइड की डिग्री बढ़ेगी रिएक्शन SN2 से डाइवर्ट होने लगेगी E2 के लिए बेटा। और E2 के लिए अगर डाइवर्ट होगी तो SN2 के थ्रू तो आपको ईथर मिल रहा है बेटा, लेकिन आप सोचिए अगर हैलाइड में एलिमिनेशन होना स्टार्ट हुआ तब तो एल्कीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको ईथर अगर गुड यील्ड के साथ बनाना है तो आपको प्राइमरी हैलाइड प्रेफर करना चाहिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड आपको प्रेफर नहीं करने चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड में E2 रिएक्शन के थ्रू फिर प्रोडक्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, 1 डिग्री हैलाइड शुड बी यूज्ड टू गेट ईथर विद गुड यील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो यहां पर अगर बात की जाए विलियमसन सिंथेसिस का, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, 1 डिग्री हैलाइड विल बी प्रेफर्ड ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड टू गेट ईथर विद गुड यील्ड, क्योंकि 1 डिग्री में SN2 का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा और E2 का परसेंटेज होगा कम। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि SN2 होगा तभी तो ईथर बनेगा बेटा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर E2 डोमिनेट करना स्टार्ट हुआ तब तो फिर एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम कहते हैं 1 डिग्री हैलाइड्स आर प्रेफर्ड ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड्स। चलिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का कांसेप्ट मैंने यहां पर कवर किया है, इंपॉर्टेंट है बेटा। और ध्यान रखना, जब आप हैलाइड के साथ में अगर E2 की बात करोगे तो उस केस में तो फिर आपको एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। और अगर आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करनी है, ईथर बनाना है, तो फिर आप 1 डिग्री हैलाइड प्रेफर करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर कैन बी बेस्ट सिंथेसाइज्ड बाय। अब पहले तो कंपाउंड आपको क्या दिया है, देखो फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर का स्ट्रक्चर बना लेते बेटा। ये आपके पास है फिनाइल और एक ग्रुप है इसमें एंड प्रोपाइल। ये कंपाउंड आपके पास है फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर, और ये आप इट कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय। आप जरा देखो, फर्स्ट में आप देखो, फिर से आपको फिनॉल के साथ में सोडियम दिया है बेटा। वही आपके पास कंडीशन है जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अल्कोहल के साथ में सोडियम की रिएक्शन लेंगे तो रोना बेटा। यहां पर फिनॉल लिया है तो फिनॉल की अगर आप सोडियम के साथ में रिएक्शन लेंगे तो यहां पर बन जाएगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, बिल्कुल वही एसिड बेस्ड रिएक्शन बेटा। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में तो आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड,
सेकंड रिएक्शन में फिर से हैलाइड दिया है, अरे वही रिएक्शन होगी ना बेटा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। और क्या मैं कह सकता हूं, हैलाइड अगर 1 डिग्री है तो फिर तो SN2 रिएक्शन मेन होगी और उसके थ्रू आपको ईथर मेन प्रोडक्ट मिलेगा। और जरा देखो बेटा, इस केस में जो ईथर बनेगा, मैं ए का प्रोडक्ट यहां लिख देता हूं बेटा। ए का जो प्रोडक्ट आपको ईथर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। और यस, यहां पर आपको वही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर। चलिए बी की बात करते हैं बेटा, अल्कोहल की फिर से रिएक्शन सोडियम के साथ। अरे ये तो फिर से वही कंडीशन आ गई, अल्कोहल में सोडियम डालो, रोना स्टार्ट कर देगा। तो यहां भी वही बेटा, एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू यहां भी बनेगा रोना। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर रोना, सोडियम प्रोपोक्साइड बन गया। और अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में गिवन है बेटा, ब्रोमो बेंजीन के साथ में दी हुई है। क्या मैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ईथर फॉर्मेशन की बात कर पाऊंगा? नो, डिफिकल्ट है बेटा। जरा देखो, कंपाउंड जो आपके पास आ चुका है वो एराइल हैलाइड आ चुका है। क्या मैं कह सकता हूं एराइल हैलाइड में तो SN2 रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी बेटा, क्योंकि आप सोचिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल एराइल हैलाइड पर अटैक करेगा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। साथ में ये भी तो बेटा, कार्बन ब्रोमीन में यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो है बेटा। आप याद करो, ये भी मैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में कवर कर चुका हूं कि एराइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है बेटा। तो ये रिएक्शन तो फिर यहां पर हम कह सकते हैं इट विल बी डिफिकल्ट रिएक्शन, तो इसे अवॉइड करेंगे बेटा। और थर्ड आप देखो, सी में आपको दिया है क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। याद करो, ये रिएक्शन तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पर कवर हुई है। और इस केस में हम बात करते हैं, प्रोडक्ट हमें मिलते हैं फिनॉल प्लस एसीटोन। अब जरा देखो बेटा, अगर हमें फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर बनाना है तो वो तो फिर ऑप्शन ए से आप बना सकते हैं बेटा, इसलिए ऑप्शन ए हम प्रेफर करेंगे। बी इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि बी में जो सेकंड रिएक्शन होगी वो वहां पर फेल हो जाएगी, क्योंकि एराइल हैलाइड पर फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में तो फिजिबल ही नहीं है बेटा, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल हैलाइड इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और सी की अगर बात करें तो बेटा वहां तो कंपाउंड ही डिफरेंट मिलेंगे, फिनॉल एंड एसीटोन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया बेटा आइसोब्यूटाइलिन, आपको दिया हुआ है HCl पेरोक्साइड। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर पेरोक्साइड दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HCl ऐड होगा। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट होगा? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर खराश इफेक्ट होगा? बोले यस और नो? आंसर इज नो। यस कहने वाले बच्चों सुनिए, नो। याद करो, पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली HBr पर अप्लाई होता है, HF, HCl और HI पर पेरोक्साइड इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है बेटा, ध्यान देना। इस केस में अगर आप बात करें पेरोक्साइड के देखकर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल एडिशन होगा, गलत। यहां पर रिएक्शन जो होगी बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, EAR होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग तो फिर मैं बात करूंगा बेटा, यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो ऐड हो जाएगा CH2 पर बेटा, और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होगा वो Cl- यहां पर ऐड होगा, और कंपाउंड आपको मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा ये तो जाएगा कंपाउंड X। और अब आपको इसकी रिएक्शन गिवन है सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में बेटा। जरा देखो, फिर से वही कंडीशन है, हैलाइड एंड रोना, एल्काइल हैलाइड एंड रोना, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन कौन सी आ गई बेटा? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। और अभी मैंने आपको बताया बेटा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर दैट मेनली फॉलोज SN2 रिएक्शन। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में ईथर फॉर्मेशन के लिए, ईथर के गुड यील्ड के लिए हम प्राइमरी हैलाइड प्रेफर करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फिर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करने लगती है। जरा देखो बेटा, यहां पर जो हैलाइड है वो 3 डिग्री है, और अगर 3 डिग्री है तो बेटा यहां पर फिर SN2 नहीं, यहां पर तो E2 रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगी। और E2 रिएक्शन में क्या होता है, अब यहां पर RO- मेनली एज अ बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, और क्लोरीन यहां पर लीव करेगा बेटा। और अब इस केस में E2 रिएक्शन डोमिनेट होकर एलिमिनेशन हो जाएगा, वापस आइसोब्यूटाइलिन आपको मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट Y। अब जरा देखो बेटा, तो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या सेकंड SN2 है? नो, सेकंड इज E2। क्यों? क्योंकि कंपाउंड X जो है वो हमारे पास 3 डिग्री हैलाइड है, और 3 डिग्री हैलाइड के केस में फिर विलियमसन सिंथेसिस में SN2 नहीं E2 रिएक्शन डोमिनेट करती है। अब हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट, ध्यान देना बेटा। ट्रू स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, X इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन, गलत। फ्री रेडिकल एडिशन नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। Y इज फॉर्म्ड बाय SN2 मैकेनिज्म, नो, वहां पर मेनली E2 हो रहा है बेटा।
Why decolorizes bromine solution? Yes, जरा देखो why unsaturated compound है बेटा, और why अगर unsaturated compound बना तो ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट आप याद करो। ये ब्रोमीन सॉल्यूशन जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y बनाए तो ये उस ब्राउन कलर सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं सी स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखो ईथर की रिएक्शन आपको HI के साथ में गिवन है कोल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, आप याद रखिएगा ईथर चैप्टर में दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो HI के साथ में रिएक्शन ईथर की, और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कवर किया। चलिए ईथर की रिएक्शन HI के साथ में लेते हैं बेटा, इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। देखो ईथर की जब आप HI के साथ में रिएक्शन लेते हैं तो इस केस में सबसे पहले तो होता है बेटा यहां पर एसिड बेस। यहां पर HI हो सकता है या कई बार क्वेश्चन में आपको HBr भी दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोल्ड में HI और HBr दोनों रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ ध्यान देना, HCl एंड HF कोल्ड में रिएक्शन नहीं कर पाते ईथर के साथ में। तो यहां पर HI आपको दिया हुआ है जैसे मान लो, या HBr भी दिया हो, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी। सबसे पहले बेटा यहां पर होता है एसिड बेस, और इस एसिड बेस में जब ईथर का प्रोटोनेशन होता है तो अब आप देखो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अब यहां पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेटा देखो ईथर में अगर आप डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप सोचिए अगर आप ईथर में डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ये अगर आप सोचे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन में OR को रिप्लेस कर देगा, पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि OR इज अ वेरी वेरी बैड लिविंग ग्रुप। या तो अल्कोहल में भी हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली OH ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर पाता है, बैड लिविंग ग्रुप। यहां पर भी आप सोचिए OR माइनस, देखो OR लीव करेगा तो किस फॉर्म में, OR माइनस के फॉर्म में। OR माइनस इज वेरी स्ट्रांग बेस, क्योंकि इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इज वीक एसिड, तो कॉन्जुगेट बेस RO माइनस स्ट्रांग बेस होगा। और बेटा आपने पढ़ा होगा लीविंग ग्रुप अगर स्ट्रांग बेस है, लीविंग ग्रुप अगर स्ट्रांग बेस है तो वो बैड लिविंग ग्रुप होगा बेटा। तो बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से हम ईथर में डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते ही नहीं है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब पहले एसिड बेस हो, जैसा कि ऊपर हो रहा है देखो, क्योंकि एसिड बेस के बाद में आप कह सकते हैं लीविंग ग्रुप अब OR नहीं है, लीविंग ग्रुप अब कौन बन चुका है इसमें, ROH प्लस बन चुका है। लेकिन यहां पर पॉइंट ये आता है बेटा कि लीविंग ग्रुप अगर ROH प्लस है तो लीव करेगा कौन, क्योंकि मुझे तो दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ROH लीव करेगा या R' लीव करेगा। क्योंकि आप सोचिए बेटा, क्योंकि आप सोचिए अगर यहां पर लीव किया R'OH ने, अगर R'OH ने लीव किया बेटा, तो उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा I नेगेटिव वो R के साथ में कंबाइन होगा, प्रोडक्ट बनेगा Ri प्लस R'OH। ये तो केस A। लेकिन आप सोचिए बेटा केस B के अकॉर्डिंग, केस B के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर लीव करने वाला पार्ट अगर ROH बना, ये B ले लेते हैं बेटा क्योंकि वो भी तो पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। अगर लीव करने वाला पार्ट ROH बना तो फिर न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव R' के साथ कंबाइन होगा, प्रोडक्ट बनेगा R' I प्लस ROH। अब हमें डिसाइड करना है बेटा फर्स्ट या सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा मेनली। तो ये हम डिसाइड करते हैं बेटा कि इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका मैकेनिज्म SN1 है या SN2 है, उससे डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट में फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा या सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा। अब क्वेश्चन है कि SN1 SN2 कैसे डिसाइड करेंगे। देखो एक बात तो क्लियर है बेटा कि अगर I नेगेटिव अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल इट विल मेनली शो SN2 रिएक्शन। तो बेटा ये रिएक्शन मेनली SN2 होती है, बट इट कैन बी SN1 इन सम केसेस, कुछ केसेस में SN1 हो सकता है। बोले कब हो सकता है, ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें तो इस केस में भी SN1 रिएक्शन फिजिबल हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन है बेटा SN1 के लिए हम बात करते हैं बेटा, ध्यान देना, इफ R और R', ध्यान देना बेटा, इफ R और R' कैन फॉर्म स्टेबल कार्बेटाइन, if R or R' can form stable carbetain, then mechanism SN1, उस केस में mechanism SN1 होती है, otherwise SN2। अगर R या R' में से कोई स्टेबल कार्बेटाइन बना सकता है तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 होगी, अदरवाइज इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो जाएगी बेटा, SN2 हो जाएगी। क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि R या R' स्टेबल कार्बेटाइन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, या कितना स्टेबल कार्बेटाइन बनना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बेटा मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अब हमने कहा स्टेबल कार्बेटाइन, तो कितना स्टेबल कार्बेटाइन होना चाहिए बेटा, अगर उसके लिए मैं बात करूं तो स्टेबल कार्बेटाइन के लिए आपके पास तीन रेफरेंस है बेटा, तीन रेफरेंस आपको माइंड में रखने हैं। एक तो हम बात करेंगे 3 डिग्री कार्बेटाइन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बेटाइन आप कह सकते हैं 3 अल्काइल ग्रुप्स
हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव के थ्रू कार्पेट को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, उसके लिए रेफरेंस आपके पास 3 डिग्री कार्पेट हो सकता है, या फिर आप ले सकते हैं बेटा बेंजाइल कार्पेट, बिकॉज दिस कार्पेट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और या फिर आप ले सकते हैं बेटा अलाइल कार्पेट, ध्यान देना, या फिर आप ले सकते हैं अलाइल कार्पेट। तो आपको मैं स्टेबल कार्पेट के लिए 3 रेफरेंस दे रहा हूं बेटा, बेंजाइल कार्पेट, 3 डिग्री कार्पेट, या फिर आप ले सकते हैं बेटा अलाइल कार्पेट, क्योंकि अलाइल कार्पेट में भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं बेटा। तो आप ध्यान देना, अगर आपके पास इतना स्टेबल कार्पेट बनता है, इतना स्टेबल कार्पेट का फॉर्मेशन अगर पॉसिबल है बेटा, तो उस केस में हम बात करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 होगी, अदरवाइज रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ईथर की अगर आपको HI के साथ में रिएक्शन गिवन है, यूजुअली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं बेटा। और क्यों मिस्टेक करते हैं मैं और आप बिल्कुल मेरी इस बात को फेवर करेंगे बेटा, जब भी रिएक्शन आपके सामने आती है, पता है आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में ये आता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन को देखकर सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। और बेटा मैं जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, जब भी मैं GOC2 पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहले यही बात करता हूं कि स्टूडेंट्स अगर रिएक्शन को देखकर आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आज से अपनी हैबिट को चेंज करो। रिएक्शन को देखकर ये माइंड में नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन को देखकर आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रिएक्शन का टाइप क्या होगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। ये अप्रोच अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप सही करेंगे बेटा। जब आपके माइंड में ये आता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शंस पर आते हैं, और जब आप ऑप्शंस देखते हैं बेटा, तो ऑप्शंस तो आप समझ कर चले वो सब मिलेंगे जो आपके दिमाग में है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं वो आपके माइंड को जानते हैं बेटा, वो आपके माइंड को ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, उनमें इतना एक्सपीरियंस है। तो रिएक्शन को देखकर जो जो ऑप्शन आपके माइंड में हो सकते हैं, जो जो प्रोडक्ट आपके माइंड में हो सकते हैं, वो सब आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। और जब आप ऑप्शंस पर आते हैं ये सोचकर कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन देने वाले जो सर हैं हमारे रिस्पेक्टेड सर, वो हमारे माइंड से खेलना चाह रहे हैं और हमें उनको खेलने नहीं देना है। हमें उनका रिस्पेक्ट करना है क्वेश्चन का, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए क्वेश्चन को सही भी करना है। और उसके लिए क्या करना है बेटा, ये माइंड से निकाल दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन को देखकर ये माइंड में आना चाहिए मैकेनिज्म क्या होगा। और इस रिएक्शन में देखो, जब भी ईथर के HI के साथ में आपको रिएक्शन गिवन है, आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। और उसके लिए बेटा ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये माइंड में होना चाहिए। बोलो यस या नो, बोलो नो, हैबिट चेंज करो बेटा। आपके माइंड में होना चाहिए रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, और मैकेनिज्म या तो SN1 या SN2। अब हमें पता है कि या तो मैकेनिज्म SN1 होगा SN2 होगा। SN1 कब होगा, जब दोनों एल्काइल ग्रुप में से जो ईथर में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जब उन एल्काइल ग्रुप में से कोई स्टेबल कार्पेट बना पाए। बोले कितना स्टेबल कार्पेट बना पाए, टर्शियरी कार्पेट, बेंजाइल कार्पेट या अलाइल कार्पेट। ये 3 रेफरेंस आप माइंड में रखो बेटा। क्या इन एल्काइल ग्रुप में से कोई टर्शियरी कार्पेट बना पा रहा है, नो। क्या कोई बेंजाइल कार्पेट बना पा रहा है, नो। क्या कोई अलाइल कार्पेट बना पा रहा है, नो। तो फिर स्टेशन का मैकेनिज्म SN2 हो जाएगा बेटा। और SN2 में तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल I- कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल से पूछ लो। जब हमने न्यूक्लियोफाइल से पूछा कि SN2 में आप कहां जाओगे, तो उसने कहा मैं उस कार्बन पर अटैक करूंगा, उस एल्काइल ग्रुप वाली साइड पर जाऊंगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस इस कार्बन पर कम है, साइड A पर या साइड B पर, आंसर है साइड B पर। तो फिर तो I- इस साइड पर अटैक करेगा ड्यू टू लेस स्टेरिक बेटा। और लेस स्टेरिक के बेसिस पर अगर I- यहां आएगा तो अंडरस्टूड है H फिर O के साथ जाएगा। तो बेटा इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा। जरा देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मिथाइल आयोडाइड ये कहां दिया है आपको, देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो मिथेनॉल दिया है, गलत। सेकंड ऑप्शन में मिथाइल आयोडाइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया है, ये सही है बेटा। अब थर्ड ऑप्शन में आप देखो दोनों आयोडाइड दिए हुए बेटा। ये अल्कोहल भी फर्दर आयोडाइड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें हॉट HI यूज करना होगा और HI को एक्सेस अमाउंट में यूज करना होगा। अगर HI एक्सेस अमाउंट में होगा, हॉट HI एक्सेस अमाउंट में HI होगा, तब बनने वाले अल्कोहल को आप फर्दर आयोडाइड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, दोनों अल्कोहल वो भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ईथर की HI के साथ में रिएक्शन में बोलो जब भी रिएक्शन सामने आएगी क्या सोचेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये सोचेंगे, नो। आप जेसी सर की बात को आप मानिए और अब आप ये सोचेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN1 या SN2, वो आप डिसाइड करोगे इन 3 कार्पेटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ HI मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। चला देखो इस केस में HI की रिएक्शन, अब तो कर सकते हैं बेटा HI की रिएक्शन। चलो ऐसे करते हैं, मैं तो ऐसा करता हूं, यहां पर
तीन जगह पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है बेटा। चलो ऐसा करते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3 और मैं हर ईथर को एक इंडिविजुअल साइट मानते हुए डिसाइड करूंगा कि कहां पर मेरा रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल I- जाएगा। वो मैं SN1 SN2 से डिसाइड करूंगा। तो जरा बताओ साइट 1 पर क्या कंडीशन, आप एक एक साइट को इंडिविजुअल सोचो, सेकंड थर्ड को भूल जाओ। अभी साइट 1 को देखकर क्या लगता है SN1 या SN2? हमने कहा भाई SN1 तो तब होगा जब स्टेबल कार्पेट आयन बन सकता है, या तो 3 डिग्री कार्पेट आयन बने, या बेंजाइल कार्पेट आयन बने, या अलाइल कार्पेट आयन जैसा केस हो। मुझे यहां पर दिख रहा है बेटा, जरा देखो ये कार्पेट आयन देखो, बेंजाइल कार्पेट आयन जैसा ही तो है, रेजोनेंस। तो फिर तो मैं यहां पर SN1 मानते हुए यहां पर I नेगेटिव ऐड करूंगा और यहां पर H ऐड करूंगा बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए सेकंड साइड पर आप देखो, क्या यहां पर वो स्टेबल कार्पेट आयन आपको मिल पा रहा है जो SN1 के लिए रिक्वायर्ड है? हमने कहा उसके लिए या तो टर्शी कैटायन हो, मतलब टर्शी 3 डिग्री कैटायन हो, नहीं बन पाएगा सेकंड पर। क्या यहां पर बेंजाइल कार्पेट आयन जैसा केस बनेगा? नो बेटा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बेटा तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट रिंग पर आएगा, हाईली अनस्टेबल। बेंजाइल कार्पेट आयन जैसा केस नहीं बन पा रहा है। क्या अलाइल कार्पेट आयन जैसा केस बन पा रहा है? वो भी नहीं बन पा रहा है। तो फिर तो हमें रिएक्शन का आंसर यहां पर SN2 सोचकर देना पड़ेगा। तो बताओ I- कहां अटैक करेगा बेटा? रिंग के कार्बन पर यहां अटैक करेगा या इस साइड पर? I- तो यही आना चाहेगा बेटा। रिंग के कार्बन पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे ही डिफिकल्ट होगा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। मतलब इस केस में बॉन्ड ये ब्रेक होगा HI, और ऐसा ही साइड थर्ड भी है HI। अब जरा देखो इसके प्रोडक्ट में लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट साइड से जो प्रोडक्ट आपको मिला, एक तो मिला बेटा आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और सेकंड एंड थर्ड साइड के अकॉर्डिंग अब आप ध्यान देना बेटा, इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये बना CH2I, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर भी आ जाएगा OH, और एक प्रोडक्ट आपको ये भी मिला बेटा CH2I। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो बेटा, क्योंकि यहां पर HI आपको एक्सेस अमाउंट में दिया है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि ये अल्कोहल भी फर्दर HI के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड में। क्वेश्चन है ये जो फिनॉल में OH ग्रुप्स हैं, क्या इन फिनॉल में जो OH ग्रुप्स हैं क्या यहां पर भी HI के साथ में रिएक्शन होगी? आंसर है नो। मिस्टेक मत करना बेटा, फिनॉल HX के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ये मैं आपको पहले, इससे पहले वाले रिवीजन पार्ट में जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला पार्ट था वहां बता चुका हूं बेटा। फिनॉल की HI के साथ में रिएक्शन करवाने की गलती ना करें, फिनॉल की HX के साथ में रिएक्शन कराने की गलती ना करें। फिनॉल विल रिमेन अनअफेक्टेड, फिनॉल पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, वेरी डिफिकल्ट। और अब आप ध्यान देना बेटा, तो क्वेश्चन है कि एक HI मॉलिक्यूल तो यहां कंज्यूम हुआ, सेकंड HI मॉलिक्यूल यहां कंज्यूम हुआ, थर्ड HI मॉलिक्यूल यहां कंज्यूम हुआ, फोर्थ HI मॉलिक्यूल यहां कंज्यूम हुआ, तो क्या हमारा आंसर 4HI होगा? नो, गलती मत करना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक मैजिकल चीज बताता हूं बेटा, जरा सोचिए, ये जो कंपाउंड बना ये विसिनल डाइआयोडाइड है, और आपने पढ़ा होगा बेटा विसिनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। जिन कंपाउंड्स में आयोडीन एडजेसेंट कार्बन पर होता है वो कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं बेटा, और इनमें I2 एलिमिनेट होकर ये कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन में। और आप सोचिए अगर ये कंपाउंड इथीन में कन्वर्ट होगा तो इथीन भी तो HI के साथ में रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा, और इस केस में कंपाउंड आपको मिल जाएगा इथाइल आयोडाइड। मतलब हमारा एक और मॉलिक्यूल कंज्यूम होने वाला है यहां पर इथीन के साथ में HI की रिएक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान देना, गलती से 4 मत कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 HI मॉलिक्यूल्स यहां पर कंज्यूम होंगे। क्लियर बात ये? तो इस तरह से बेटा हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट का रिवीजन आज कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी के मैंने सारे कांसेप्ट्स को कवर किया है बेटा। इन क्वेश्चंस को आप करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, इन क्वेश्चंस को करिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा बेटा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर से मिलेंगे बेटा। तब तक आप मोशन के यूट्यूब चैनल के साथ में कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट रिवीजन में मैं चैप्टर लेकर आऊंगा बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकेंड, जिसमें हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स से रिलेटेड रिवीजन कोर्स। क्लियर हो रही बात ये? तो बेटा तब तक के लिए आप अपने इन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन जो मैंने आपको करवाया क्वेश्चंस के थ्रू, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और जो आज हमने कंप्लीट किया है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट, इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंप्रूव होने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।